दोस्तों ये बहुत ही एक ऐसा दिल को छूने वाला वीडियो है जिसके घर में से कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी भी फोर्सेस में होगा या फिर किसी भी पुलिस सेवा में होगा जो कि घर से दूर रहते हैं, तो वो इसके साथ में कोरिलेट कर पाएंगे कि जब भी कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, कहीं पर भी कोई ऐसा इशू होता है कि वहाँ पर आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है या वहाँ पर पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है, तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं जिसके घर में से कोई वहाँ पर पोस्टेड होता है। मुझे अभी फील होता है जबकि पापा जो थे वो आर्मी में थे, तो जब भी कभी कभी लड़ाई की बात होती थी तो मतलब अजीब सा एक सहम जाता था मन कि मैंने कहा पता नहीं यार क्या होगा, ठीक है, वो वाली कंडीशन रहती है। तो ये रियलिटी में है, तो सोचो उनके बारे में जिनके घर में से कोई भी पर्सन जाता है उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो ये बड़ी ही प्यारी वीडियो लगी मुझे जिसमें ये बड़ी ही एक शांत स्वभाव में पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों की क्या लगी, आप लोग कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना। ना झुकने दिया तिरंगे को, न युद्ध कभी हारे हैं, भारत माँ तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। आज के दिन ये कोटेशन बड़ी शानदार लगती है दोस्त, क्योंकि आज है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस के बारे में भी आप लोगों से काफ़ी अच्छे से डिस्कस करूंगा और जो वीडियो स्टार्टिंग में दिखाई वो भी इसी से रिलेटेड है जो कि आप लोगों के दिल को टच करती हुई जाती है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है ना, जब किसी के घर में से कोई आर्मी में होता है तो आप लोग फील करके देखना ये वाली चीज़, जब कोई ऐसा डे आता है या फिर कहीं पर कोई लड़ाई होती है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया, तो वो एक ऐसी फील देती है कि अंदर से ना इंसान को बहुत ही एक सहमा सहमा सा डर लगता है कि यार ये लड़ाई बंद हो जाए, ये लड़ाई न चले। आप लोगों ने अभी देखा रसिया और यूक्रेन के अंदर में कितने सारे लोगों की जान गई यहाँ पर। तो लड़ाई जो है वो कभी भी किसी का फायदा कर कर नहीं जाती है, पर लेकिन हमारे हाथ में भी नहीं है, क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती है। चलिए इसके बारे में डिटेल में भी आप लोगों से बात करूंगा और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहले आप लोगों से डेली, जैसे मैं डेली रेगुलर पूछता हूं कि कल का दिन कैसा रहा और आज के दिन को आप लोग कैसे लेकर चलने वाले हो, इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। यानी कि अगर आप लोग अपने ऊपर ध्यान रखोगे कि किस तरीके से आप लोग की जिंदगी चल रही है, तो उसको इंप्रूव करने का जिंदगी आप लोग को डेली एक मौका देती है। अगर वो मौका हाथ से चला गया तो फिर आप लोग के हाथ में वो मौका अगले दिन फिर आएगा, फिर चला गया, फिर आएगा। पर लेकिन एक दिन आप लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं यार, आज इस मौके को हम लोग को लेना है और चीजों को इंप्रूव करना है। और जब तक वो मौका आप लोग लेने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई ढंग का सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। पर करना आप लोग को ये, कोई और आप लोग की जगह नहीं करने वाला है इस काम को, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बड़ी ही शानदार, बहुत प्यारी बात बोली गई है। अगर आप लोग किसी से प्यार करते हैं और अगर आप लोगों को लगता है कि यार ये इंसान भी मेरे से उतना ही प्यार करता है, सबसे पहली बात तो यह है कि प्यार में हमेशा अगर आप लोग किसी को पसंद करते हैं या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन रहती है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप लोग कभी भी उससे एक्सपेक्टेशन जो है ज्यादा मत रखिए। जितनी कम एक्सपेक्टेशन आप लोग रखोगे उतना ही ज्यादा उस लाइफ को आप लोग एंजॉय कर पाओगे। और आप लोग जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे, आशाएं रखोगे, उतना ही ज्यादा आप लोग अंदर से हर्ट होते हुए नजर आओगे। और आप लोगों ने देखा होगा अक्सर सबसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा हर्ट करता हुआ भी आप लोग को नजर आता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही हम लोग सामने वाले से इतनी ज्यादा लगा लेते हैं। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। एक दूसरे की रेस्पेक्ट अगर आप लोग ज्यादा करेंगे तो वहां पर प्यार जो है वो अपने आप लोग को बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन अगर रेस्पेक्ट आप लोग एक दूसरे की नहीं कर पा रहे हैं तो याद रखिए आप लोग कभी भी एक दूसरे से प्यार भी नहीं कर पाओगे। आप लोग हमेशा एक दूसरे की नेगेटिव चीज आप लोग देखते हुए यहां पर नजर आओगे। तो रेस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप लोग ये रेस्पेक्ट आप लोग देखते हैं अपने मम्मी पापा के लिए है, तो आप लोग उससे बेइंतहा प्यार करते हैं उनसे, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग रेस्पेक्ट ही नहीं रखोगे तो प्यार भी आप लोगों को डाउन होता हुआ नजर आएगा। कई सारे ऐसे मैसेज और मेल आते हैं, सर रिलेशनशिप में है, ये दिक्कत चल रही है, क्या करें, इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। एक अभी रिसेंटली एक मेल आया था, उसमें एक बच्चे कह रहे कि सर अभी ऐसा हुआ, एक लड़का था जो स्टार्टिंग में मेरे साथ में काफ़ी अच्छे से, मतलब हम लोग 3-4 साल से एक दूसरे के साथ में अच्छे से एंगेज थे, पर लेकिन बीच में छोड़ के चला गया, फिर से आ रहा है मेरे पास में और अभी पहले मैं पढ़ाई करने लगी थी, फिर से मैं डिस्टर्ब हूँ उसको लेकर। देखो यार, जिंदगी में ना आप लोगों को ऐसे हजारों मौके मिलेंगे, आप लोगों की जिंदगी में हजारों लोग आएंगे जाएंगे, पर लेकिन अगर आप लोग सही से चीजों को लेकर चलना चाहते हैं तो अपने गोल पर आप लोगों को फोकस करना है। इंटरेस्टिंग चीज देखो, आप लोग जब कोई यूपीएससी क्लियर करता है कोई बंदा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वो जब ट्रेनिंग में जाता है वहां पर जाकर शादी करता है या करती है, तो उसका लाइफ पार्टनर जो है उसके इक्विवेलेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी से जो नीचे की तैयारी करे ना किसी दूसरे एग्जाम की, वो अक्सर पहले ही फेल हो जाते हैं अपने प्यार को लेकर। यानी कि प्यार करो तो अपना एग्जाम क्लियर कर कर अपने ही इक्वल किसी इंसान के साथ में करो, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उनके अंदर इतना एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि चीजों को लेकर इतना एक पेशेंस आ जाता है कि इंसान कहता है कि नहीं यार, शादी करनी है तो वहीं पर ही जाकर करनी है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा 99% लोग जो हैं वो ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में ही इंगेज हो जाते हैं। तो वो वाली शादी करोगे तो लाइफ को सही तरीके से लेकर चल पाओगे।
क्योंकि उस टाइम पर आप लोग लाइफ में सक्सेस की एक सीढ़ी जो है वो पार कर चुके होगे। पर लेकिन आज की डेट में अगर इन चक्करों में पड़ोगे तो फिर यहीं रह जाओगे, एक छोटा सा एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाओगे। अभी आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कहां पर आप लोगों को जाकर चीजें लेकर चलनी है। बस मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, तो इसको चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आप लोगों को पता है कि हमारे देश में अभी कई सारी चीजें चल रही हैं। एक तो अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा था मणिपुर का, उसको लेकर बार बार डिस्कस करने की बात की जा रही है पार्लियामेंट के अंदर में। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है, तो उसके चलते बार बार अपोजिशन कई सारी बातें कर रही है। एक इंटरेस्टिंग और डिफरेंट सा मुद्दा निकल कर आ रहा है इंडिया का। इंडिया यानी कि भारत, जी हाँ यानी कि भारत, पर लेकिन यहां पर भारत की बात नहीं की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। जैसे एनडीए है, एनडीए क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं आप लोग। ऐसे ही सारी अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर यहां पर 26 अपोजिशन पार्टी आई और उन्होंने इंडिया नाम रख दिया यहां पर, INDIA। यानी कि 2024 का जो इलेक्शन है वो इंडिया वर्सेस एनडीए आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे थोड़ी सी चीज जो है वो गलत लगी इसमें अपोजिशन की। हालांकि मैं इसको अलग तरीके से नहीं देख रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग इसको जिस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूं आप लोग उस तरीके से देखिएगा, क्योंकि मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एनडीए सही है फिर भी अपनी जगह उन्होंने ये नाम चूज कर रखा है, पर इंडिया नाम सही नहीं रखा है यहाँ पर अपोजिशन ने जो मिलकर रखा है यहाँ पर। तो इसके ऊपर कई सारी बातें बोली जा रही है। मतलब क्या है, इन्होंने लिख दिया कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो यानी कि अगर कल को इलेक्शन होंगे 2024 में तो एनडीए वर्सेस इंडिया होंगे। आप लोग बोलोगे सर इसमें क्या गलती है? इसमें गलती यार ये देखने को मिल रही है कि अगर कल को यहां पर ये एनडीए जीत जाता है और यहां पर अपोजिशन हार जाती है तो हेडलाइन क्या बनेगी कि एनडीए ने इंडिया को हरा दिया। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर? यानी कि जो हमारे देश का नाम है वो किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, एनडीए जो है इंडिया से हार गया। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर? तो ये एक तरीके से जो नॉर्मल एक सिस्टम होता है इलेक्शन का, तो वो यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं हमारे देश के नाम के साथ में एक तरीके का कंपेयर देखने को मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगा कि कम से कम इसको जो है यूज नहीं करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसको अलाउ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के बारे में अगर ऐसा कोई बोलेगा कि हाँ यार एनडीए ने इंडिया को हरा दिया, इंडिया ने एनडीए को हरा दिया, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा अगर उस तरीके से देखा जाए। मतलब मुझे पर्सनली देखने पे लगा, मैंने कहा नाम तो बड़ा अच्छा लगा पहले, पर फिर मैंने सोचा यार कल को अगर ये हार जाते हैं, कोई ऐसा इशू हो जाता है, तो क्या लिखा हुआ हेडलाइन आएगी बड़ी बड़ी और इंटरनेशनल लेवल पर ये हेडलाइन बनेगी। जब आप लोग सोचो, जब बाहर के न्यूज़पेपर बोलेंगे कि एनडीए ने इंडिया को हरा दिया, कि यार ये कौन सा इंडिया है जिसने इंडिया को हरा दिया, समझ रहे आप लोग यहाँ पर? तो ये बहुत ही एक नेगेटिव से फीलिंग आती है जब मुझे लगा। तो आप लोग बताइए आप लोग क्या रहा है इसके बारे में? मुझे लगा पर्सनली, मैंने आप लोगों को बता दिया। इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है वो लगता है कभी कभी इंप्रूव हो रहे हैं, पर लेकिन ये बिल्कुल चाइना की हरकतें बिल्कुल नहीं, कुत्ते की पूंछ जैसी हैं। जितने दिन नुल्की में रखो सीधी रहेगी, फिर निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी हो जाएगी। तो देखते हैं अभी क्या चीजें सुधरती हैं। अभी बोला जा रहा है कि चीजें जो है वो नॉर्मल होंगी आने वाले टाइम में, तो जो भी होगी इसके ऊपर बताएंगे जरूर यहाँ पर, ठीक है। चंद्रयान अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को सबको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि यहाँ पर चीजें अच्छे से चल रही हैं और जल्दी ही आप लोगों को यहाँ पर ये अपनी कक्षा में भी आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। एक आर्टिकल काफी तसल्ली में आगे भी डिस्कस करूंगा जो कि एमजी नरेगा के बारे में। हालांकि ये जो टॉपिक है पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पर लेकिन बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को एग्जाम में, इंटरव्यू में, प्रीलिम्स में और मेंस में हर जगह फायदा पहुंचाएंगी। अभी क्या है कि 5 करोड़ नेम जो है वो आउट ऑफ नरेगा की जो लिस्ट है यहाँ पर ये मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया। नरेगा को लेकर कई सारी बातें की जाती है, कई बार आखिर बेसिक चीज क्या है वो भी मैं आप लोगों से काफी तसल्ली में डिस्कस करूंगा। तो काफी सारी बातें आप लोगों को जानने को यहाँ पर इसके बारे में मिलने वाली है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात यार, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कि ऑप्शनल कब से स्टार्ट होने वाला है। ऑप्शनल देखिए आप लोगों का एक तो ऑप्शनल स्टार्ट होगा मैक्सिमम 1 तारीख से, ठीक है, जो PSIR है, और जो दूसरा ऑप्शनल है उसको 1-2 दिन लेट स्टार्ट किया जा रहा है। उसके पीछे मैंने रीजन बताया था कि कोशिश की जा रही है कि हिंदी और इंग्लिश वालों को साथ में लेकर चला जा सके, तो उसके लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। एक दूसरी छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, जब भी आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप में यहाँ पर आप लोग आंसर लिखते हैं तो एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आप लोगों को यहाँ पर ये आंसर पोस्ट किया जाता है, यानी कि जो आप लोगों के लिए एक डेमो आंसर पोस्ट किया जाता है, इसको देखकर आंसर मत लिखिए यार, ठीक है। ये डेमो आंसर यहाँ पर जो टीचर पोस्ट करते हैं, बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, पहले अपना खुद का आंसर लिख लेना है, उसके बाद में यहाँ पर इसको आप लोग कंपेयर करना है। जो अभी अभी लिखना स्टार्ट कर रहे हैं उनकी अलग बात है, पर लेकिन जो पहले से यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं एटलीस्ट आप लोग ये करिएगा, जो अभी अभी लिख रहे हैं वो तो एक बार पढ़ लेना, फिर उसके बाद में ट्राई करना। पर जो अब तक यहाँ पर आंसर अब तक एक बार भी नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर वो देख लेना, पर जो लिख रहे हैं पहले से ही उनका ध्यान रखना है कि इसको बाद में देखना है। आप लोगों को अपना आंसर कंपेयर करने के लिए डेमो आंसर यहाँ पर दिया जाता है टीचर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए, यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी प्रैक्टिस क्विज आप लोग एंजॉय करते रहिए और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो बताना, इसको दूर किया जाएगा, ठीक है।
एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले आप लोग ये वीडियो सुनिए। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ओथ सेरेमनी में यहाँ पर कारगिल विजय दिवस के बारे में मेंशन किया गया। यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। आज थोड़ी कम लग सकती है आप लोगों पर, लेकिन आप लोगों को सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो वैसे ही डे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश के जो जवान हैं उन्होंने अपनी शहादत दी थी अपने देश को पाकिस्तान के जो बुरी नज़रों से बचाने के लिए। पर लेकिन जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी ओथ सेरेमनी में किसी ऐसे दिन का जिक्र कर देते हैं तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकें। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 1999 में जब कारगिल वॉर हुई थी, उस टाइम पर यहाँ पर जो हमारे जो देश के जवान हैं उनके द्वारा जो शहादत दी गई थी उसको याद करने की यहाँ पर एक तरीके से कोशिश की जाती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इससे रिलेटेड एक ऑपरेशन भी है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय यहाँ पर चलाया गया हमारे देश की आर्मी के द्वारा अपना एरिया जो है पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने के लिए। और ये जो लड़ाई है ये लगभग 60 दिन तक चली, जिसमें आप लोगों को पता है एट द एंड ऑफ द डे जीत जो है वो हमारी ही होती है, क्योंकि जिस जो भी लड़ाई पाकिस्तान के द्वारा लड़ी गई है हमारे साथ में, आज तक कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं है जो पाकिस्तान ने जीती हो। इवन जब 1962 की मैं आप लोगों से बात करूं, हमारी लड़ाई चाइना के साथ में हुई थी, वो वॉर हम लोग हार गए थे, तो पाकिस्तान ने सोचा कि अच्छा मौका है तू भी दांव मार ले, यानी कि 3 साल बाद ही उसने क्या किया, इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया 1965 में। पर लेकिन इंडिया ने बहुत ही करारा जवाब दिया पाकिस्तान को, तो आप लोग उस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये कहीं ना कहीं हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्स हैं जो हमको इस तरीके से सुरक्षित कर पाती हैं, क्योंकि एक डेडिकेशन जब इंसान के अंदर से निकल कर आता है कि जान चली जाए पर लेकिन देश की तरफ को कोई आंख उठाकर देखे तो उसकी आंख निकाल कर गोटियां खेलेंगे, वो वाला जब जोश इंसान के अंदर रहेगा तो फिर यार देखो मौत है ना बहुत छोटी चीज हो जाती है उस टाइम पर। क्योंकि पता है अगर इंसान ऐसे देश के अंदर घुस जाए तो फिर वो कितनी बुरी त्रासदी कर सकते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिली थी। जब यहाँ पर राजा हरि सिंह थे उस टाइम पर जब भागे भागे फिर आए कि हाँ यार बचा लो, तो उस टाइम पर वही कंडीशन फिर बनती अलग अलग एरिया में, अगर यहाँ पर हमारी जो फोर्सेस हैं वो अपना काम जो है इस शिद्दत से न करे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये लगभग 60 दिन ये लड़ाई यहाँ पर चली थी। दोनों साइड से लोगों की जो है बेसिकली जान गई थी। जो कारगिल विजय दिवस जो है इसका नाम रखा गया क्योंकि ऑपरेशन जो विजय हम लोगों के द्वारा चलाया गया था, तो हम लोगों ने इसमें जीत प्राप्त की और अपना एरिया जो कि यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा कंट्रोल किया गया था वो हम लोगों ने पाकिस्तान के चंगुल से कंप्लीट उसको आज़ाद करा लिया। इस पर्टिकुलर अगर रीजन की लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। ये आप लोगों के सामने है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और ये काफ़ी ऊंचा बैटल ग्राउंड भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो पर्टिकुलर एरिया में जब हमारे जवान जो है उनके द्वारा यहाँ पर जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो हिम्मत दिखाई गई, तो आपस में अपने आप में यार एक तरीके से तारीफ काबिल है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कुछ और बातें बेसिक में आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ जो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। हालांकि पहले तो बता ही दिया कि ये एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हर बार क्या करते हैं यहाँ पर एक तरीके से अमर जवान ज्योति जो कि यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलती है इंडिया गेट पर, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर एक तरीके से अपनी साइड से जो पुष्प अर्पित करते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ये पूरी कंट्री में कई सारे फंक्शन जो हैं वो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मैंने अभी अब लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई तो ये काफ़ी ऊपर है। ये अगर बात करें जो कारगिल की वॉर है यहाँ पर ये 16,000 फीट है अगर इसकी ऊंचाई आप लोग काउंट करोगे एक जमीन तल से, ओशन से, ठीक है। तो इसलिए ये हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी इसको बोला जाता है। 1042 के करीब पाकिस्तानी सोल्जर्स की यहाँ पर जान गई और लगभग 527 के करीब हमारे जो देश के जवान है वो भी यहाँ पर शहीद हुए। तो इसलिए यहाँ पर उनको नमन है। और कई सारे जो जवान हैं आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर जो विक्रम बत्रा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो अब तक अगर बात करें जो कारगिल वॉर के जो हीरोज हैं उनके बारे में अगर आप लोगों से बात करें कोई, ठीक है, यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनके नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर तो अभी एक मूवी बनी, मूवी का नाम आप लोगों को याद है तो बताइए। तो इस तरीके से ये हमारे देश के जो जवान हैं उनकी शहादत को दिखाने की कोशिश की जाती है।
और भी कई सारे ऐसे जवान हैं जिनको एक तरीके से याद किया जाता है इसी पर्टिकुलर डे के रूप में, आप लोग समझ सकते हैं। कारगिल विजय दिवस पर अपने देश के ऐसे जवानों को याद किया जाता है जिनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। शेर शाह मूवी अभी आप लोगों ने देखी, ये पर्टिकुलर जो कैप्टन विक्रम बत्रा है उन्हीं की लाइफ के ऊपर यहाँ पर बनाई गई ताकि लोगों को अवेयर एक तरीके से किया जा सके। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो वार समाप्त हुई इसके बाद में यहाँ पर लाहौर डिक्लेरेशन आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, जो कि यहाँ पर साइन किया गया ताकि शांति में इसका सोल्यूशन निकाला जा सके। और यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल को यहाँ पर क्रॉस किया गया था पाकिस्तानी फोर्स के द्वारा, और पाकिस्तान के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया, जैसे हमारा ऑपरेशन विजय था तो पाकिस्तान का ऑपरेशन बादरी यहाँ पर चलाया गया। कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा एंट्री की गई, सियाचिन ग्लेशियर वाले रीजन में, और ये काफी बड़ा एक डिस्प्यूट बना, यानी कि लड़ाई बनी दोनों देश के बीच में, और काफी जल्दी इसका सोल्यूशन निकालने की भी यहाँ पर बात की गई। एक तरीके से हमेशा से पाकिस्तान का यार एक मुद्दा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो मैंने बनाई थी, पाकिस्तान का एक मुद्दा ये रहता है कि कैसे ना कैसे करके यहाँ पर इंडिया के अंदर में शांति को भंग किया जाए तभी वो यहाँ पर अपनी रोटियां सेक पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है, दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं और तीसरा जो है मजे ले रहा है। हाँ लड़ रहे हैं, बड़े बढ़िया भाई, ठीक है लड़ते रहो, मजा आ रहा है देखने में, छुटाएगा नहीं पर लड़ लो पहले, जब सर फूट जाएगा तो फिर सांत्वना देने आएगा यार हाँ उसने गलत कर दिया, तुझे मार के चला गया। तो वही वाली सारी चीजें हैं यहाँ पर। आप लोगों को लग रहा है कि ये टॉपिक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आ जाएगी। 2020 में यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया इसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो सियाचिन ग्लेशियर जहां पर ये लड़ाई देखने को मिल रही थी उसकी लोकेशन आप लोगों से पूछ ली, क्योंकि ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में था। बोला जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहां पर सिचुएटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बोला गया ईस्ट ऑफ एक्साइचिन, ईस्ट ऑफ लेह, नॉर्थ ऑफ गिलगित या फिर नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। अभी आप लोगों से सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछा है, पर लेकिन आप लोगों को ओनली सियाचिन ग्लेशियर तैयार नहीं करना है। यहाँ पर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्ट इनकी लोकेशन कहां पर है, क्योंकि यूपीएससी अक्सर आप लोगों से खेलता है। अभी फिलहाल जो ऑप्शन है, आगे चलकर ये क्वेश्चन बन सकता है नुब्रा वैली कहां पर है, सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में है या फिर यहाँ पर एक्साइचिन के वेस्ट में है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। पहले कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ये पॉइंट, अगर सही आंसर दोगे तो तब पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। क्वेश्चन में आप लोगों को एक बार मैप में दिखा देता हूँ सियाचिन ग्लेशियर की, अगर आप लोग देखना चाहते हैं। ये आप लोगों को बर्फीला एक मैदान आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सियाचिन ग्लेशियर है जो आप लोग यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आंसर आई होप कि आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को एक बार आंसर बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें। आंसर यहाँ पर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ये वाला रीजन आप लोग देखेगा, ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अगर इसका पॉइंट यहाँ पर है तो एक्साइचिन ये हो गया, आप लोग को इधर देखने को मिलेगा, ठीक है। नुब्रा वैली जो है वो आप लोग को थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। लेह जो है वो आप लोगों को और नीचे यहाँ पर नजर आएगा। तो जो सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, बोला जाता है ईस्ट जो लेह के ईस्ट में है, तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो क्वेश्चन भी ऐसा प्यारा सा आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है। तो अपनी कंट्री है यार, प्यारी कंट्री है, इसके बारे में जितना जानो उतना कम है। उन्हें कहते हैं कि कम से कम इंसान को पता होना चाहिए कि अपने घर में कहाँ पर क्या रखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट डे के साथ साथ में पूरा टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर ये तैयार हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट आप लोगों ने होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, अब कल को कोई क्वेश्चन पूछे तो किसी को बता भी सको। फीडबैक जरूर दिया करो यार, जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं उनके आंसर आप लोग जरूर दिया करो, इससे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करोगे तो ही तो सीखोगे। तो इसलिए कोशिश किया करो आंसर देने की, और कॉन्फिडेंस आएगा जब आप लोग आंसर दोगे, और फिर आप लोग अच्छे से एक कॉन्फिडेंस को लेकर एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठोगे, और उसी की रिक्वायरमेंट है। ओके दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि पता नहीं यार कहाँ क्या चीज़ कब काम आ जाए, चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। ऐसा ही हुआ इस आर्टिकल के साथ में। अभी एक एसएलवी जो मेंबर थे वो इंटरव्यू देने गए थे, तो यहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछा गया था नरेगा के बारे में। तो जब नरेगा के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसने बोला कि सर जो भी आपने जो बेसिक बताया था वो काफ़ी काम आया उस टाइम पर वहाँ पर। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जब मैंने उससे डिस्कस की तो मुझे भी कई सारी बातें पता चली, तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो वो सारी बातें डिस्कस करते हुए हम लोग इस आर्टिकल को कवर करेंगे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और करंट प्लस स्टैटिक्स का मिक्सचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि करंट के साथ में स्टैटिक भी आप लोगों को यहाँ पर इसमें कवर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी शानदार और एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों का रहने वाला है। वैसे तो आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल को बोल सकते हैं कि यहाँ पर जीएस पेपर 3 के अंदर ये आर्टिकल कवर आप लोग कर सकते हैं,
पर लेकिन कई सारे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि अलग अलग सेक्शन में भी ले सकते हैं। सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है नरेगा का, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। वुमेन इंपावरमेंट का काम कर रहे हैं और कई बार कई सारे एथिकल इशू भी इसके साथ में जुड़ जाते हैं जब महिलाओं को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वो भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। पर सबसे पहले इस कानून के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा और जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, ठीक है। तो टकटकी लगाकर आप लोगों को यहाँ पर इसको देखना है ताकि एक एक पॉइंट जो है आप लोगों के माइंड में क्लियर होता चले। सबसे पहले ये फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, MG नरेगा। क्या है ये MG नरेगा? ये वही नरेगा है जिसके ऊपर राहुल गांधी जी की एक बार इंसल्ट भी हुई थी, उनका बेसिकली माइंड से नाम इसका स्लिप हो गया था, तो इसके चलते यहाँ पर उनकी हंसी मजाक भी उड़ाई गई थी। हालांकि वो एक अलग बात है, उनकी हंसी मजाक कई सारी चीज़ों पर उड़ाई जाती है। तो यहाँ पर जो नरेगा है, पहले स्टार्टिंग में जब ये बनाया गया तो इसका नाम नरेगा था। 2005 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि नेशनल, और ये जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है इसका नाम है रूरल, यानी कि गांव वाले एरिया पर फोकस देने वाला एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये एक तरीके से आगे चलकर इनको लगा यार गांव के बारे में तो बात कर रहे हैं, क्यों ना महात्मा गांधी जी का भी नाम इसके साथ में जोड़ दिया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी हमेशा फोकस किया था कि गांव के ऊपर फोकस करना है। आप लोगों को याद होगा डीपीएसपी जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी पॉलिटी के अंदर, तो उसमें पार्ट 4 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है पंचायत के बारे में कि हमारी कंट्री के अंदर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। तो ये बातें ऑलरेडी गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर मेंशन की गई थी। तो महात्मा गांधी जी का गांव के ऊपर काफी फोकस रहता था, तो इसीलिए यहां पर महात्मा गांधी जी का भी नाम जो था वो इसमें ऐड कर दिया, और इसमें महात्मा गांधी तो आगे ऐड कर दिया, और फिर पूरा का पूरा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो यहां से MG नया ऐड हो गया इसके अंदर में, ठीक है। तो ये एक ऐसा लोता कानून है हमारे देश के अंदर में जो आप लोगों को अधिकार देता है राइट टू वर्क। जैसे आप लोगों के फंडामेंटल राइट है ना, कि हाँ आप लोगों के फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर में अगर उनका हनन होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग किसी को बोल सकते हो कि भाई साहब हमारे अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं। ऐसे ही सेम अधिकार यहां पर ये देता है। किस बेस पर देता है यहां पर? वो देता है आर्टिकल 21 के बेस पर। अगर बात करें तो एक राइट टू एक लाइफ देता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि जिनको यहां पर जॉब मिल गई, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस इंसान को जॉब मिल जाती है सोसाइटी में उसकी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। पर लेकिन जो राइट टू वर्क का काम दे रखा है यहां पर, ये डीपीएसपी में, जो आप लोगों का डीपीएसपी कहां पर आती है? पार्ट 4 में आती है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आप लोगों को पता ही है। ये सारी चीजें बहुत रिपीटेडली आप लोगों को पॉलिटी के अंदर पढ़ा रखी है मैंने, तो रिविजन कर लीजिएगा उनका। आर्टिकल 41 जो है यहां पर, ये बात करता है राइट टू वर्क के बारे में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी के अंदर में जो आर्टिकल इनके अनुच्छेद 41 है, वो यहां पर इस चीज के बारे में बात करता है कि राइट टू वर्क यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर आर्टिकल 40 मैंने बता दिया गांव के बारे में फोकस कर रहा है, और आर्टिकल 41 हो गया यहां पर राइट टू वर्क के बारे में, और आर्टिकल 21 ये हो गया राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो यानी कि MG नरेगा के साथ में 3 आर्टिकल आप लोगों के जुड़े हुए हैं जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम मैं आप लोगों से बात करता हूं इंटरव्यू के बारे में। जब मेरी डिस्कशन हुआ एक मेंबर के साथ में, तो उनसे मैंने बात की क्या था बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो उनके द्वारा बोला गया कि सर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम, यानी कि एक तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग आज की डेट में गांव में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था कि जो यहाँ पर ये नरेगा है ये हम लोग गांव में ही इंप्लीमेंट करते हैं या फिर शहरों में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो लिखा है ऑलरेडी रूरल, यानी कि गाँव वाले एरिया में। तो सर कंफ्यूजन वहां पर हो गया। तो आप लोग यहां पर देखिए, नॉर्मली ये जो है उस हर एरिया में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नॉर्मली जहां पर आप लोग देख गांव हो गया, आधा गांव हो गया, आधा शहर आधा गांव हो गया, ओनली छोड़ किसको रखा है? जहां 100% अर्बन पॉपुलेशन है। तो ये शब्द अगर बोल दे कि 100% अर्बन पॉपुलेशन को छोड़कर, जहां पूरा शहरीकरण हो चुका है जिस डिस्ट्रिक्ट का, उसको छोड़कर हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया उनसे इंटरव्यू में, ठीक है, और पूछा भी इसलिए गया क्योंकि वो एक रूरल बैकग्राउंड से आते थे। तो अगर आप लोग गांव से आते हैं तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया उनसे। वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था, क्या MG नरेगा जो है उसमें जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंसान को 100 दिन का काम देना है, अगर 100 दिन से ज्यादा का काम देना है तो क्या उसके अंदर भी प्रोविजन है? किसी का मन कर गया राज्य का यार 100 से ज्यादा काम देना है हम लोगों को, तो अपने एरिया में लोगों को, तो क्या उसके लिए भी कोई प्रोविजन है? तो याद रखेगा MG नरेगा के अंदर एक सेक्शन है जो कि सेक्शन 3 का 4 पार्ट है,
उसमें ये बोला गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन किया गया कि हाँ आप लोगों को 100 दिन का काम देना है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको ऊपर नीचे कर दिया गया, तो वो सबको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो सबको मिलेगा। पर इसके अलावा अगर इनको लग रहा है कि यार 50 दिन और ऐड कर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसका प्रोविजन है। पर लेकिन इसका प्रोविजन करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट को जो है पैसा वो अपनी जेब से देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, उनको लग रहा है कि यार फंड देना चाहिए, बिल्कुल दीजिए, पर पॉकेट से अपनी से पैसा देना पड़ेगा भाई साहब। यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेंटर बोलेगा कि लो पैसा जितना उड़ाना है उड़ा लो, ठीक है। सेंटर ने तो बोल दिया इतना पैसा है, उसके बाद में अपनी पॉकेट से पैसा लगाना है, जो डिफाइन है वो फंड रहेगा। और इसमें आप लोगों ने सबसे खतरनाक चीज देखी होगी कोविड-19 के टाइम पर भी, जो सबसे इरिटेटिंग चीज रही थी वो थी कि फंड खत्म हो गया था यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे इसके अंदर में, तो उसके चलते काफी बड़ा इशू देखने को मिला। तो ये गांव वाले एरिया में लोगों को एक जॉब सिक्योरिटी देने के लिए कानून लाया गया था कि लगभग 100 दिनों का तो यार लोगों को काम मिल जाएगा। और 100 दिनों का अगर किसी को काम मिल गया, एक तो कि बिल्कुल जो एक इंसान है घर में काम ही नहीं कर पा रहा है, उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसे करना चाहते हैं उनको मिल रहा है, ऐसे हैं जो करना ही नहीं है, वो तो एक अलग ही लेवल के प्राणी हो गए। मैं उनके बारे में बात करूं जो करना चाहते हैं कुछ काम, तो एक तरीके से उनके पास में कोई स्किल भी नहीं है कि वो यहाँ पर एक तरीके से नहीं कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकता है, या फिर कोई और उनके पास में टेक्निकल स्किल है, वो कोई एक तरीके से नहीं कि उसमें साइकिल में पेंचर लगा सकता है, या फिर कोई वो नाई बन सकता है, वो बाल काटने वाला, कोई स्किल नहीं है उसके पास में। तो वो अनस्किल्ड लेबर फोर्स के लिए है कि हाँ मिट्टी डालने वाला, ईंट उठाने वाला, वो काम यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आस लगी कि कम से कम यार कुछ तो पैसा कमाया मिलेगा। तो ये एक्ट पहली बार प्रपोज किया गया था 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा, पर उस टाइम पर इसको लाया नहीं गया। एमजी नरेगा इंप्लीमेंट किया जाता है ये मेनली ग्राम पंचायत के द्वारा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो ये एक पूरा कानून जो मैंने आप लोगों को बताया, अब आप लोगों को बताऊंगा ये जो आर्टिकल है इसके बारे में। 2 मेन पॉइंट आप लोग याद रखिएगा जिसके ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर इस कानून का क्रिटिसिज्म अभी देखने को मिल रहा है। इसके अंदर में क्या किया गया है, एक ऐप बेस्ड सॉल्यूशन यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है कि होगा क्या कि एक कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर एमजी नरेगा के अंदर काम कर रहा है और उसने 5 घंटे काम किया है, ठीक है, तो कम से कम 2 बार उसको अटेंडेंस यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ऐप के ऊपर 2 बार अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, भले ही कोई रजिस्टर वहां पर रखा हुआ है, वो रजिस्टर काम का नहीं है, बस आप लोगों को ऐप के ऊपर रजिस्टर अपनी अटेंडेंस लगानी है, ठीक है। तो ये बोला गया पहला, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था यहाँ पर उन लोगों के लिए, खासकर लोग क्या मैं महिलाओं के लिए बोलूंगा। देखिए आज की डेट में ना, अगर आप लोग इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे तो मैक्सिमम आप लोगों को औरतें दिखाई दे रही हैं। एमजी नरेगा में 50% से ज्यादा आप लोगों को महिला दिखाई देती हैं, और मैक्सिमम जो महिला रहती हैं आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। एजुकेशन लेवल जो रहता है उनका थोड़ा सा कम आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर अगर गांव वाले एरिया में आप लोग जाओगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह आया जब एजुकेशन लेवल कम हो गया, तो फिर यहाँ पर उनके पास में मोबाइल चलाने की भी एक तरीके से ज्यादा समझ नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों को बात करूं अपनी खुद की मम्मी के बारे में, तो वो क्या करती हैं, उनको बस 2 बटन पता है कि हाँ इससे फोन उठ सकता है और इससे फोन कर सकता है, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि वो और दूसरे काम में स्किल नहीं है, दूसरे काम में वो इतनी ज्यादा स्किल है कि लोग जो है देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं कि यार ऐसा काम कैसे कर लेती हैं। तो हर एक इंसान की अलग अलग स्किल होती है। तो अभी यहाँ पर जो औरतें मोबाइल चलाना नहीं जान रही है पर वो स्किल्ड है यहाँ पर इस काम को करने में, तो उन औरतों के लिए कैसे आप लोग प्रोविजन प्रोवाइड कराओगे। कई बार उनकी अटेंडेंस छूट गई तो उनकी तो सैलरी कट गई। अब ले देकर मान लीजिए आप लोग 100 रुपए एक दिन के दे रहे हो, ठीक है, 100 रुपए आप लोगों ने एक दिन के दे दिए। अब मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर इनको 100 दिन 100 रुपए एक दिन के दे दिए, और आप लोग यहाँ पर इनसे काम करा रहे हो, मतलब 30 दिन आप लोगों ने काम दे दिया, तो 3000 रुपए हो गए। अभी 3000 रुपए में से इनकी कई बार मान लीजिए अटेंडेंस इनकी कट गई, ठीक है, तो इनको ले देकर 2500 रुपए मिले। आप लोग क्या लगता है एक परिवार जो है वो 2500 रुपए में चलाया जा सकता है? ऐसा नहीं होता है। तो मैक्सिमम महिलाएं क्या करती हैं, आज यहां पर काम कर रही हैं, इस टाइम से मान लीजिए इन्होंने क्या किया, मॉर्निंग में 9 से लेके अपना 3 बजे तक नरेगा के अंदर काम किया 6 घंटे, फिर इसके बाद में अपना कोई और काम करने स्टार्ट कर दिया। जैसे आर्टिकल में बात की जाती थी एक महिला के बारे में जो अपना घर पे ही कुछ सब्जियां उगाती थी और फिर यहाँ पर उनको मार्केट में ले जाके बेचती थी, तो उसका काम था। पर लेकिन नरेगा में ये जो अटेंडेंस का चक्कर है इसकी वजह से ये दूसरे वाला काम नहीं उसका हो पा रहा था। यानी कि कई सारे ऐसे होते हैं ना कि जैसे आप लोगों को कोई काम दिया, आप लोगों ने 2 घंटे में निपटा लिया, कुछ लोग ऐसे उसको 6 घंटे लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जिसने 2 घंटे में निपटा लिया और सही काम कर रहा है वो अपना कोई दूसरा काम कर सकता है प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। पर लेकिन अटेंडेंस का चक्कर, एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किसी के हाथ में मोबाइल अगर है तो मैक्सिमम मेल कम्युनिटी के हाथ में होता है घरों में मोबाइल, फीमेल के हाथ में मोबाइल नहीं होता है। अब आप लोगों ने अटेंडेंस लगा दी, अब यहाँ पर भी एक गार्ड रख दिया कि जो यहाँ पर देखेगा अटेंडेंस लगेगी कैसे लग रही है, उसमें भी मैक्सिमम मेल होनी चाहिए थी, फीमेल होनी चाहिए थी, पर वहां पर फीमेल के हाथ में मोबाइल नहीं है तो वहां पर भी अब मेल डोमिनेटेड हो गया ये। तो ये एक तरीके से जो आप लोग टेक्नोलॉजी इतना इंक्लूड यहां पर करके चल रहे हैं, तो मेल डोमिनेटेड आप लोग नरेगा बनाते जा रहे हैं, जो कि गलत है, ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए।
यानी कि फीमेल डोमिनेटेड सेक्टर को मेल डोमिनेटेड बता रहे हैं, और ऊपर से वैसे आप लोगों को पता है कि फीमेल को ज्यादा काम मिल नहीं पाता है, तो एक ये भी यहां पर इशू देखने को मिलेगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल गया जिसके बारे में यहां पर अभी बात होनी चाहिए। पहला तो प्रॉब्लम यहां पर ऐप की हो गई जो मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक और प्रॉब्लम यहां पर निकल के आ रही है, इनको बोला गया नरेगा मेट्स। नरेगा मेट्स यानी कि जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जो अटेंडेंस पहले यहां पर देखते थे, कोई रजिस्टर के ऊपर देखेगा तो रजिस्टर के ऊपर कोई भी फीमेल थी वो अटेंडेंस देख लिया करती थी, मैक्सिमम फीमेल वहां पर जॉब किया करती थी। अब उस नरेगा मेट्स के अंदर में वो मेल काम करेगा जिसके पास में मोबाइल होगा, और मैक्सिमम मेल को वो जॉब मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि लेबर फोर्स में महिलाएं मैक्सिमम काम करेगी, और ये मेट्स वाली जो पोस्ट थी जो एक ठीक पोस्ट मानी जाती थी यहाँ पर, उसमें अब आप लोग को मेल काम करते हुए नजर आएंगे। तो फीमेल के लिए तो वैसे ही दिक्कत होगी। अब आज के डेट में अगर आप लोग सिटीज के अंदर में रहते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो अक्सर मिलकर काम कर लेते हैं कि ठीक है यार तुम ना खाना बना लो, मैं ना पोछा लगा देता हूँ, ठीक है। अक्सर हस्बैंड जो है इस तरीके से नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ कि एक वाइफ का साथ हाथ बटा देते हैं। पर लेकिन गांव में अगर आज की डेट में भी आप लोग जाओगे तो वो उतने लेवल पे एक कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। वहां पर मेल और फीमेल में एक डिवीजन आप लोगों को नजर आता है। तो मैक्सिमम बर्डन जो है होता है वो महिला के ऊपर पड़ जाता है। यानी कि पहले यहाँ पर वो नरेगा के अंदर काम भी करके आई, उसके बाद में घर पे जाकर वो काम भी कर रही है, उसके बाद में अपनी जो सब्जी वगैरह उसको बेचनी थी वो भी बेच रही है, वो बच्चे को भी देख रही है। तो एक तरीके से महिला के ऊपर बर्डन बढ़ा दिया आप लोगों ने, जो ये नई नई टेक्नोलॉजी आप लोग ऐड कर रहे हो। और अभी आप लोगों ने एक आर्टिकल सुना होगा, अगर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, उस आर्टिकल में मैंने बताया था चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा हाथ में घड़ी बांध दी गई कि एक तरीके से उस घड़ी के हिसाब से ये आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कि कौन पर्टिकुलर प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट नहीं है, और वो घड़ी या फिर टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही थी, उसकी वजह से भी उनकी सैलरी डिडक्ट हो जा रही थी। तो ये एक ऐसा इशू बनता जा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो कि सोल्यूशन होना चाहिए वो प्रॉब्लम बनती जा रही है। अगर टेक्नोलॉजी जो सोल्यूशन प्रॉब्लम बन जाती है तो फिर यार ये गलत काम है, तो इसके बारे में काम करना चाहिए। तो ये काफी बड़ा इशू सामने निकल कर आया, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे आगे क्वेश्चन कि इसके अंदर जो वेज दी जाती है उसका मिनिमम जो बोला गया कि मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, तो कहां से मिलती है। हमारी कंट्री में एक कानून है जिसको बोलते हैं मिनिमम वेज एक्ट 1948। ये अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एपीएफसी या ईपीएफ होगी, वहां पर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर लेबर जो फोर्स है हमारे देश के अंदर में, तो कोड ऑन वेजेस 2019 आ चुका है, पहले यहां पर मिनिमम वेज एक्ट था। तो एटलीस्ट इतनी तो वेज कम से कम लोगों को मिलनी ही चाहिए, और यहां पर वो भी इक्वल मिलनी चाहिए मेल और फीमेल को। ऐसा नहीं कि वही काम मेल कर रहा है और वही काम फीमेल कर रही है, और मेल को ज्यादा सैलरी दे दी, यानी कि आदमी को ज्यादा सैलरी दे दी और महिला को कम सैलरी दे रहे हैं। मैक्सिमम जगह आप लोगों को ऐसा देखने को मिलता है, ये नहीं होना चाहिए। दोनों अगर एक काम को कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल सैलरी यहां पर मिलनी चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात और एक अच्छी चीज यहां पर क्या है, ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे जो है गांव में जाना है और मैं अनस्किल्ड पर्सन हूं, और मुझे जाकर गांव में जाकर एमजी नरेगा के तहत काम करना है कि भाई साहब मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं एक तरीके से बिल्कुल ही नहीं अनस्किल्ड पर्सन हूं और मुझे घर भी चलाना है अपना और मुझे काम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर जाकर रजिस्टर करा दूंगा कि प्रधान के वहां पर कि यार मुझे काम चाहिए। तो 15 दिनों के अंदर अंदर अगर प्रधान ने मुझे रजिस्टर कराने के बाद में काम नहीं दिया तो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी इस स्कीम के अंदर में। यानी कि आप लोगों के अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हाँ ये काम करना है, आप लोगों के पास में अपने आप जो है वो काम चल कर आने लगेगा। पर लेकिन अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर तो यार देखो कुछ हो नहीं सकता। खाना भी आप लोग घर वाले बना के दे देंगे, पर लेकिन मुंह तक तो आप लोगों को खुद से ही ले जाना पड़ेगा। मुंह में भी अगर खाना डाल दिया किसी ने तो चबाना तो खुद से ही पड़ेगा। तो वो वाली चीजें यार देखने को मिलेगी। तो ये चीजें समझनी है तो कम से कम थोड़ा सा एफर्ट डालना ही पड़ेगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और एमजी नरेगा के बारे में जब आप लोगों से कोई पूछे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कई सारे काम करता है जिसकी वजह से बहुत सारे फायदा देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो देखने को मिली थी एमजी नरेगा के टाइम पर, ये जब से आया बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको अभी रिसेंटली लोगों ने माइग्रेट करना बंद कर दिया। जैसे हमारे एरिया में क्या होता है, नॉर्मली जहां गन्ने की खेती की जाती है तो खासकर बंगाल से आते हैं कई सारे लोग काम करने के लिए, कई सारे नेपाल से आते हैं जो काम करने के लिए। तो अभी रिसेंटली जब से नरेगा यहाँ पर चला था, बहुत सारे लोगों ने जो पहले बंगाली से आया करते थे उन्होंने आना बंद कर दिया था, ठीक है। अभी इसके ऊपर कई बार डिबेट डिस्कशन होता है, ऐसे गांव में जाता हूं कभी बातें करने लगते हैं कि हाँ अब की बार यार बंगाली बहुत कम आए। क्यों? क्योंकि एमजी नरेगा की स्कीम चल रही है, उनको पास में अपने घर के पास में काम मिल गया, क्यों इतनी दूर आना उनको, ठीक है। तो ये यहाँ पर इशू देखने को मिला, ठीक है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा एक निकल कर आया। तो यहाँ पर उनको अपने एरिया में ही काम मिल गया तो उनको तो फायदा हुआ, पर लेकिन उन लोगों को नुकसान हो गया जो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। पर लेकिन हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं जो यहाँ पर बेसिकली इसके लिए जरूरत है स्कीम की, तो उनको तो फायदा है। तो ये स्कीम जो है काफी ये एक तरीके से माइग्रेंट पर जो लोगों पर काफी एक तरीके से स्टेबिलिटी लेकर आई, रिड्यूस कर रही थी पुअर्टी और फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रही थी। क्यों? क्योंकि एमजी नरेगा के तहत अगर आप लोग आ गए हो तो आप लोगों को अकाउंट खुलवाना पड़ेगा।
अकाउंट आप लोग खुल गया तो अकाउंट में आप लोगों के पैसा जाएगा। तो जो डिपेंडेंसी होती थी यहाँ पर कि हाँ एक तरीके से हाथ में पैसा जा रहा था और उसकी वजह से आधा मिल रहा था, उनको आधा नहीं मिल रहा था, अब वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो इससे फायदा देखने को मिला। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फायदे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल एसिड्स, तो एसिड्स क्रिएशन करने का काम किया सस्टेनेबल, यानी कि आज जैसे नाली बनाई तो नाली में से पानी निकल रहा है वहां पर, कल को बारिश हो रही है तो बाढ़ नहीं आ पा रही, बाढ़ को रोक दे, वो बाढ़ एक तरीके से नहीं, पानी निकल जा रहा है। पर लेकिन ऐसे क्या से होता है कई बार कि अगर वो नाले खुदे नहीं है तो वहां पर बाढ़ आ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एसिड क्रिएशन करने का काम करते हैं। एसिड जो होती है एक तरीके से आप लोग बोलते हैं संपत्ति, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का तो काम कर ही रहा है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर वेजेज, तो एग्रीकल्चर की वेजेज में भी इसकी वजह से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया यह वुमेन इंपावरमेंट, ये काफी ज्यादा हुआ यहाँ पर, जिसकी वजह से महिला के हाथ में पैसा आ गया और वो खुद से अपने पैसे की हकदार रही और अपने हिसाब से अपना पैसा कहाँ खर्च करना है वो ये सारी चीजें कर पा रही थी। इसी के साथ में अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज जो सेक्शन होते हैं एससी और एसटी, काफी काम इनको यहाँ पर दिया गया जिनको नॉर्मली इग्नोर किया जाता था सोसाइटी के अंदर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमजी नरेगा के अंदर देखने को मिला। तो ये आप लोगों को यहाँ पर इसके प्रॉफिट फायदे देखने को मिले जब ये स्कीम इंप्लीमेंट की गई। तो यहां से भी कई बार आप लोगों से कई सारे पॉइंट्स जो पूछ लिए जाते हैं, और ये तो एक ऐसा पॉइंट है जो कि आप लोगों से कोई पूछ रहे तो आप लोग बोलोगे यार ये कैसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोटल मिलाकर 17 गोल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन 17 गोल में से 169 टारगेट है और इन 17 गोल में से टोटल मिलाकर अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो 8 ऐसे गोल हैं जो कि एमजी नरेगा के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट आप लोगों को नजर आएंगे। जैसे कि गरीबी मिटाने का काम कर रहे हैं, भुखमरी मिटाने का काम कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल। पैसा आ रहा है तो इंसान अपनी हेल्थ पे काम करेगा, बच्चों के एजुकेशन पे काम करेगा, जी हाँ बिल्कुल। डिसेंट वर्क मिल रहा है, उनको इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी है, यहाँ पर महिलाओं को ज्यादा काम दिया जा रहा है। इसी के साथ में कई सारे इनोवेटिव आइडियाज देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से ढांचागत विकास भी हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात करें तो रिड्यूस इनइक्वलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनइक्वलिटी भी खत्म हो रही है। जो बहुत अमीर थे गांव में, जो बहुत गरीब थे, जिनको खाना भी नहीं मिल पा रहा था, अब वो भी अपना खाने पीने का जुगाड़ कर पा रहे हैं। उनको कम से कम कुछ रोजी रोटी तो मिल रही है, अब भूखे नहीं सो रहे यहाँ पर। तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसे हैं जो कि एमजी नरेगा के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो एमजी नरेगा क्या क्या इंपैक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर, ये यहां से आप लोगों से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डायरेक्ट मेंस आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक अलग से टॉपिक कवर हो गया आप लोगों का पूरा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्या इंपैक्ट है एमजी नरेगा के, एमजी नरेगा का क्या इंपैक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों यहां से बन सकता है। तो टॉपिक को ऐसे कवर करो यार, उसकी ना बाल की खाल उखाड़ लो ताकि कल को कहीं से भी क्वेश्चन पूछ जाए। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में अगर आप लोगों से यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, यहाँ से आप लोगों से मेंस से पूछ ले, दिक्कत क्या आ रही है उसके बारे में बात कर ले, क्या क्या फायदे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में कनेक्शन। तो इस तरीके से टॉपिक को कवर करो। आई होप कि आप लोगों को आर्टिकल सुनने में मजा आया होगा। अगर मजा आया तो थम्स अप देकर बता सकते हैं, अगर मजा नहीं आया तो थम्स डाउन यानी कि डिसलाइक कर सकते हैं आप लोग वीडियो को। और बाकी फीडबैक जरूर दिया करो यार। आर्टिकल सुनने के बाद में आप लोग को कहीं पर कोई डाउट रहता है तो बताया करो, हाँ सर ये डाउट है, ताकि उसको आगे आने वाले लेक्चर में कवर किया जा सके। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। संतुष्ट होनी चाहिए आत्मा, ठीक है दोस्तों। आज की डेट में हेल्थ ना यार एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में जितना ज्यादा डिस्कस किया जाए उतना ही ज्यादा कम है। पहले कोरोना आया, कोरोना ने सबको रुलाया, अब मोंकी पॉक्स आ रहा है आप लोगों के मजे लेने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये जो बीमारी सारी आ रही है ना कहीं जाने अनजाने में हम लोग इनको अपने बीच में लेकर आ रहे हैं। पर लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि डिटेल में डिस्कस करूंगा कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। अभी रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो लाया गया, तो इसके चलते यहाँ पर ये इशू सामने निकल कर आया। तो कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। राइट टू हेल्थ के बारे में कुछ बातें आप लोगों से करूंगा और इसी के साथ में एक काफी शानदार प्यारा सा मिक्सचर होगा जिसमें करंट और स्टैटिक का पार्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कोई टॉपिक जब मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं उसमें यूपीएससी का क्वेश्चन भी जब आ जाए तो उसके ऊपर 4 चांद लग जाते हैं, ये तो आप लोगों को बताइए। और बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, खासकर जो दूसरे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों से बातें करूंगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका टॉपिक रहने वाला है, अच्छे से इंजॉय करते हैं, डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो ध्यान से सुनिएगा, उन्हें कहते हैं टकटकी लगाकर सुनिएगा ताकि क्वेश्चन पूछूं तो आप लोगों को मजा आए। वाह यार कितना शानदार टॉपिक था, ठीक है। आप लोग आंसर दोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। अभी हुआ क्या, राज्यसभा के अंदर डिस्कस किया गया प्राइवेट मेंबर बिल और बात की जा रही है राइट टू हेल्थ के बारे में। राइट टू हेल्थ मतलब जिस तरीके से आप लोगों को पता है ना राइट टू एजुकेशन के बारे में। राइट टू एजुकेशन के बारे में बच्चों के लिए पता है आप लोगों को, कहां से कहां तक, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन दिया गया। हमारे संविधान में 86वां अमेंडमेंट किया गया, यानी कि 86 कब किया गया, 2002 में किया गया। इसके तहत क्या किया गया,
इसके तहत पार्ट 3 में एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट में, उसके अंदर अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21A लगा दिया और इसके तहत राइट मिल गया आप लोगों को मतलब 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को कि उनको एजुकेशन मिले तो उसमें कोई भी ज्यादा इंटरफेयर न करे, वो अपनी एजुकेशन उनकी अगर उन तक न पहुंचाया जाए तो डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा अधिकार यहां पर मिल गया क्योंकि फंडामेंटल राइट बन गया। सोचो कल को कोई इंसान बीमार है और यहां पर उसको इलाज नहीं मिल रहा है, उसको इलाज देने से मना कर दिया, तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हो डायरेक्ट यहां पर, और आप लोगों को अधिकार है कि जिस भी राज्य के अंदर आप लोग रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर लाई जाए कि वो यहां पर कम से कम एटलीस्ट मिनिमम हेल्थ सर्विस तो यहां पर लोगों को प्रोवाइड कराए ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। और फिर से यहां पर मैं वही बात बोलूंगा कि अगर बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में, ठीक है, तो वो एक तरीके से राइट टू प्राइवेसी के बारे में आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है, राइट टू लाइफ के बारे में आप लोगों से बात करते हैं, तो वहीं से ही आप लोग यहां पर बोल सकते हैं जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो वो भी आर्टिकल 21 से ही निकल कर आता है और यहीं से ही आप लोगों का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल निकल कर आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, यानी कि जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं उस वातावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि उसको सहज रखने के लिए एक कानून के थ्रू एक कोड आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई भी मैटर है तो उसमें जाकर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो वो भी आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड यहां पर जब बिल लाया गया तो ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था, तो इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले थोड़ा सा राइट टू हेल्थ के बारे में आप लोगों को बता देता हूं जिस चीज से रिलेटेड यहां पर ये बिल था, फिर इसके बाद में आप लोगों को प्राइवेट मेंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि आप लोग बोल सकते हैं एक ही टॉपिक के अंदर दो टॉपिक आप लोग यहां पर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं हेल्थ एक अलग इशू है और प्राइवेट मेंबर जो है वो एक अलग इशू हो गया। अब राइट टू हेल्थ जो है यहां पर वो हर एक इंसान को अधिकार है कि यार उसकी एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। आप लोगों को भी अधिकार है, मुझे भी अधिकार है, हम लोगों को, और खासकर जिसको हम लोग गवर्नमेंट को चुनकर भेजते हैं, जिसके हाथ में हम लोग पावर देते हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक तरीके से हम लोग को एक ऐसा हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड कराया जाए जिसमें हम लोग हष्ट पुष्ट रह सकें, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो हेल्थ प्रोटेक्शन हर लेवल पर यहां पर होनी चाहिए, तो इसके बारे में यहां पर बातें देखने को मिलती हैं। और मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, इससे रिलेटेड आप लोगों को कई सारे प्रोविजन देखने को मिलेंगे हमारे संविधान के अंदर में। यानी कि संविधान निर्माता जब हमारा संविधान बना रहे थे तो उनको भी लगा कि हाँ यार लोगों के ऊपर फोकस देना पड़ेगा, उन्होंने तो काम किया ही किया, इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोग अगर प्रोविजन देखोगे उनके द्वारा भी इसके ऊपर काम किया गया है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो कि 1948 में आए थे, उसका आर्टिकल 25 भी यहां पर इस बारे में बात करता है कि एक अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए, लोगों की हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करता है। अभी मैंने आप लोगों को बोला आर्टिकल 21 जो है यहां पर ये राइट टू हेल्थ के बारे में बात करता है, लाइफ विद डिग्निटी के बारे में बात करता है, और इसी से आप लोगों की राइट टू प्राइवेसी भी निकल कर आती है। ये तो सारी बातें आप लोगों को पता है, कईयों बार मैं पढ़ा चुका हूं। अभी यहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कई आर्टिकल है, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 और आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 तो आप लोगों ने देखा होगा, ये मैंने कई बार डिस्कस किया है। अभी जो वीडियो मैंने रिसेंटली बनाई यहां पर जो हेल्थ वाली, खासकर जिसमें मैंने बात की, अभी आप लोगों से डिस्कस की थी, जिसमें कॉन्डोम से शराब बनाई जा रही थी, वो वाली जो वीडियो डिस्कस की थी उसमें भी मैंने आप लोगों से आर्टिकल 47 के बारे में डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों की हेल्थ जो है वो सही रहनी चाहिए। ये उनको एज ए संविधान निर्माताओं ने ड्यूटी दी है कि आप लोगों को लोगों की हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर? यानी कि संविधान निर्माता जानते थे इस बात को कि कल को चलकर यहां पर गवर्नमेंट जो है वो अपने मजे में एंजॉय कर सकती है और हो सकता है कि लोगों की हेल्थ बर्बाद हो जाए। आप लोग बोलोगे यार संविधान निर्माताओं के दिमाग में ऐसी क्या बात आ गई कि उनको ये ऐसी ऐसी चीजें संविधान के अंदर लिखनी पड़ गई। उन्होंने अंग्रेजों को देखा था यार, अंग्रेजों ने हमारा खून चूसा है, ऐसी ऐसी बीमारियां हुई हैं अंग्रेजों के टाइम पर कि लाखों लाखों लोग जो हैं वो रातों रातों में निपट गए। ऐसी महामारियां हुई हैं उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को मतलब ही नहीं था ना हम लोगों की हेल्थ से, वो तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, यहाँ से अपना खाना पीना निकाल रहे थे, रिसोर्स निकाल रहे थे और लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तो उस टाइम पर संविधान निर्माताओं को लगा कि यार अगर आने वाली गवर्नमेंट भी ऐसी होने लगी कल को चल के, जैसे अंग्रेज हो रखे हैं, उनको मन ना रहा कि कुछ करना है जनता के लिए, तो क्या होगा? तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रेशर होना चाहिए ना। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उनको इसीलिए उनके गले में घंटी गाड़ी गई ताकि ये हिलती रहे, बजती रहे और उनको याद दिलाती रहे कि तुमको ये काम करने हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जब हालांकि आप लोगों को पता है कि पॉलिटिशियन जो है वो आज के डेट में ढीठ होते जा रहे हैं, फिर इसके चलते कई सारे केस निकल कर आते हैं। जैसे कि बात करें पश्चिम बंगाल, ये खेतियार मजदूर समिति केस आया 1996 में, तो इसमें भी कुछ ऐसी बातें बोली गई कि यार गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है कि लोगों को कम से कम मेडिकल फैसिलिटी तो प्रोवाइड कराए। आप लोग ये सोचो, मान लीजिए एक पर्टिकुलर गांव के अंदर में रहता हूं
उस गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है। और सोचने के लिए अगर आप लोग सोच नहीं पा रहे हैं तो सीधा सीधा एक मूवी बता देता हूं, मांझी मूवी देखो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा उस मूवी में क्या दिखाया गया, उनके घर के आसपास में कोई हॉस्पिटल ही नहीं था, उनको एक पहाड़ी के आसपास से गुजर कर जाना पड़ता था, इसीलिए तो उसको पहाड़ तोड़ना पड़ गया बंदे को। अगर वहां पर कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी होती तो उसकी वाइफ बच जाती, उसके पेट में बच्चा था वो भी बच जाता। तो ये कम से कम इंसान के आसपास वाले एरिया में फैसिलिटी तो हो, कम से कम आसपास वाले एरिया में, ताकि वो अपना इलाज करा सके। स्कूल तो हो आसपास वाले एरिया में ताकि बच्चा पढ़ने जा सके। अगर वहां पर फैसिलिटी नहीं है तो कैसे काम चलेगा। एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को एटलीस्ट अवेलेबल करवाना चाहिए चीजें, ताकि इंसान जो है उसको वहां पर यूज कर सके। ऐसा ही एक केस और आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये भी आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ये है यहाँ पर परमानंद, ये परमानंद कटार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1989। तो यहां पर ये दो ऐसे केस हैं, अगर राइट टू हेल्थ के बारे में कोई लिखने के लिए आप लोगों से पूछ ले, या तो ये तो ऐसे भी केस हैं कि मैं बोलूंगा आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, तो इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई भी हॉस्पिटल है या फिर कोई प्राइवेट कोई भी ऐसा प्रोफेशन अगर कोई कर रहा है तो अपनी सर्विस एक्सपर्टीज उसको प्रोवाइड करानी है ताकि लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये एक ऐसा बिल लाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हमारे देश में कोई भी ऐसा बिल नहीं है। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये है, अगर आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जाएंगे, जो कि टोटल मिलाकर 17 ऐसे गोल हैं जो कि दुनिया को सुधारने की बात करते हैं, इसके अंदर 169 टारगेट हैं। और मैंने आप लोगों को जब 169 टारगेट में थे, जब टारगेट नंबर 3 मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में भी बात की जाती है इस पर्टिकुलर गोल के अंदर में। तो ये जो गोल है इसको एक्सपेंड करने की बात की जा रही है ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके और सुधारा जा सके। अगर ऐसा रहा तो लोग जो है अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और सही तरीके से चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, एक तो राइट बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस मिलेगी। इसका फायदा क्या, आप लोग सोचने की कोशिश करिए। एक इंसान कह रहा है कि मुझे ये हेल्थ सर्विस दो, सामने वाला बोलेगा किस बेस पर तुमको हेल्थ सर्विस दें, ठीक है, नहीं देते तुमको हेल्थ सर्विस, जाओ यहां पर। ये एक तरीके से आप लोगों को अधिकार नहीं है, आप लोग उससे मांग रहे हो। पर लेकिन सोचो, आप लोग बोलो कि मेरा अधिकार है भाई साहब, तुझे हेल्थ सर्विस देनी पड़ेगी वरना कोर्ट में जा रहा हूं, वो 1 मिनट में अपनी पैंट गीली कर देगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के फंडामेंटल राइट बन गया है, आप लोगों को अधिकार मिल गया है, तो आप लोगों को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो ये होता है अधिकार देने वाली बात। जब तक अधिकार नहीं है तब तक तो कोई कुछ भी बोल देगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खाना खाने जाते हैं ना, पैसे देकर पैसे दे रखे हैं तो भाई साहब खाना खा के जाएंगे अब यहाँ से, ठीक है, फ्री में नहीं खा रहे हैं। फ्री में तो एक बार को बोल देगा इंसान की नहीं खिला रहा, चल भाग यहाँ से। पर लेकिन जब पैसे दे दिए हैं तो फिर कौन बोल देगा भाई। तो इसलिए कहते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन जो है वो एक अफोर्डेबल प्राइस पर यहां पर मिलनी चाहिए। तो राइट बेस्ड हेल्थ सर्विस, इसी के साथ में एक्सेस होनी चाहिए। चलिए अवेलेबल तो है वहां पर उस एरिया में कि हाँ यहां पर हॉस्पिटल है, पता चला उसमें 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं फीस, चला जाएगा कोई इंसान गरीब, अरे वो अपनी किडनी बेच देगा, अपनी सारी जमीन जायदाद बेच देगा, तब भी नहीं इलाज करवाएगा। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग टर्म है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी कि अपनी जेब से खर्चा कर कर खुद अपना इलाज करवाना वो कम होना चाहिए, तभी जाकर सिचुएशन जो है वो सुधरेगी। तो इसके चलते यहां पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है जिसके ऊपर काम करना चाहिए, जैसे लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस आसपास वाले एरिया में देखने को मिलती है। गांव में मुझे अभी याद है, अगर आप लोग अपने भी गांव में देखोगे प्रॉपर वहां पर गोलियां तक नहीं मिलती हैं, ठीक है, कई बार पुरानी गोलियां पड़ी रहती हैं, डॉक्टर कभी टाइम पर नहीं आता है वहां पर। क्यों? क्योंकि फंडिंग ही नहीं आ रही है, उनके पास भी दिक्कत नहीं, उनके पास उनकी भी गलती नहीं बेचारोगे, वो बोलते हैं कि भाई साहब ऊपर से नहीं आता, हम लोग क्या कर लें, ठीक है। तो इसके चलते काफी दिक्कतें देखने को मिलती है पब्लिक जो हेल्थ सिस्टम के अंदर में, तो लोगों को मजबूरन प्राइवेट के अंदर जाना पड़ता है। इसके चलते वो एक और काफी खतरनाक दिक्कत है, यहां पर डॉक्टर का पॉपुलेशन से रेशो WHO का मानना यह है कि 1:1000 होना चाहिए, यानी कि हर 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। पर लेकिन आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा मोटे मोटे तौर पर हर 1500 लोगों पर एक डॉक्टर है, यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो डॉक्टर के ऊपर भी बर्डन है। और 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा बोला गया था कि आज की डेट में हेल्थ जो है वो एक इतना बड़ा टॉपिक बन चुका है, और कोविड-19 ने तो सबके चक्षु खोल दिए। कोविड-19 ने तो सबको सुधार दिया है कि हेल्थ के ऊपर फोकस देकर नहीं चलोगे तो कोई महामारी आएगी और आप लोगों को घुटने पर गिरा कर जाएगी। तो इसलिए बोलता हूं कि यहां पर इसलिए बोला 15 फाइनेंस कमीशन ने कि भाई साहब एक सलाह दे रहा हूं, दे तो फ्री में रहा हूं क्योंकि आप लोग मानते नहीं हो, पर मान लोगे तो आप लोग सुधर जाओगे। तो 15 फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट के पास में गया, गवर्नमेंट ने बोला कान में बताना, सबको मत बताना। क्यों? क्योंकि सबको बताओगे तो फिर वो कहेंगे कि 15 फाइनेंस कमीशन ने बताया था और तुमने इंप्लीमेंट नहीं किया। 15 फाइनेंस कमीशन कहने लगा भाई साहब जोर जोर के चिल्ला के बताऊंगा, क्योंकि कान में बता दे तो तुम्हारे कान पे जू नहीं चलेगी, तुम इसको इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे। तो उसने साफ साफ चिल्ला के बोला
कि भाई साहब स्टेट लिस्ट में से निकाल के हेल्थ के सब्जेक्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो, ताकि रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की कि हेल्थ के ऊपर दोनों को फोकस देना है। कोविड-19 के टाइम पे याद है आप लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पल्ला झाड़ लिया था साफ साफ ये बोलकर कि तुम्हारी बीमारी है स्टेट के अंदर, मतलब एक तरीके से स्टेट की लिस्ट में आता है, संविधान में लिस्ट है ना 7वें शेड्यूल के अंदर 3, जो कि यूनियन और स्टेट और कॉन्करेंट। तो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि बीमारी स्टेट के अंदर में, तुम अपने आप थामो, हमसे मत बोलियो, ठीक है। पर लेकिन जब दिखने लगे तो इतनी खतरनाक चीज होगी, तब जाकर यहां पर चीजें हुई हैं। याद होगा स्टार्टिंग में दवाइयों के लिए लड़ना पड़ रहा था कि दवाई स्टेट को दे देंगे, स्टेट खरीदे और फिर अपनी जनता को दे जाकर, वो वाली चीजें। तो 15 फाइनेंस कमीशन को समझ में आ गया कि अभी तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, अभी ये मोंकी पॉक्स आ रहा है, ये भी कुछ ऐसी पॉक्स ही निकाल दें यहां पर, ऐसी कोई कंडीशन बन जाए, तो इसलिए फोकस देने की जरूरत काफी ज्यादा है, ठीक है। और बात करें यहां पर शॉर्टेज कहां पर है चीजों की, तो हर एक लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर एक तरीके से पीपल पर डॉक्टर की बात यहां पर की जा रही है। शॉर्टेज तमिलनाडु के अंदर, दिल्ली के अंदर, कर्नाटका, केरला, गोवा, हर जगह देखने को मिलेगी भाई साहब। झारखंड, हरियाणा, यानी कि ये तो बेस्ट स्टेट है जहां पर शॉर्टेज यहां पर भी है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु सबसे बेस्ट है, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, गोवा, पर लेकिन शॉर्टेज यहां पर भी है डॉक्टरों की। पर लेकिन अगर जाओगे ऐसे राज्य जहां पर कहानी खराब है, तो झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, एक तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश, यहां पर तो बेइंतहा है, यानी कि ये तो ऊपर से टॉपर है और ये नीचे से टॉपर है। अब इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हेल्थ की सर्विस कैसी है। तो ये है पूरा एक टॉपिक जिसमें बात की जा रही है हेल्थ के बारे में, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी बता दिया, सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंज क्या है, वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया। 15 फाइनेंस कमीशन क्या कह रहा है, डॉक्टर से पॉपुलेशन रेशो क्या होना चाहिए, कौन कौन से राज्य सही में और कौन कौन से बेकार है, वो भी आप लोगों को बता दिया। तो ये पूरा एक टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर कवर हो गया, ठीक है। अब इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूं, वो एक सेपरेट टॉपिक है, पूरा इसी तरीके से मैं उसको डिस्कस भी करने वाला हूं, तो अच्छे से सुनिएगा, कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी मैंने जो आप लोगों से डिस्कस किया वो किया टॉपिक राइट टू हेल्थ के बारे में, ये बिल आ रहा था राज्यसभा के अंदर में। अभी जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो है प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। तो इसकी हिस्ट्री निकालेंगे, सारी बातें इसके बारे में समझेंगे डिटेल में, एक एक पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और एक बार चीजों को पढ़ लो, उस तरीके से पढ़ लो कि जिंदगी भर अब आप लोगों को फिर उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से टॉपिक को तैयार करके चलना है, ठीक है। वैसे ये टॉपिक ऐसा है जो पॉलिटी के अंदर मैंने काफी शिद्दत से आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोग पॉलिटी में जाकर भी इसको सर्च कर सकते हैं, और यहां पर तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। पब्लिक बिल के बारे में कईयों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इसको तो गवर्नमेंट प्रस्तुत करती है पब्लिक बिल को, और प्राइवेट जो बिल रहता है इसको अपोजिशन वाले प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले तो यही जो आप लोगों का कंफ्यूजन है ना, इसको पहले डस्टबिन में डाल कर आओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो बिल कहलाता है जिसको मिनिस्टर, यानी कि अगर मान लीजिए आज की डेट में मिनिस्टर कौन है, बेसिकली होम मिनिस्टर, वो है हमारे जो है बेसिकली अमित शाह जी, उनकी मिनिस्ट्री का कोई बिल अगर उनके अलावा छोड़कर कोई और प्रस्तुत करे तो वो प्राइवेट मेंबर की कैटेगरी में आएगा, इवन चाहे गवर्नमेंट का भी कोई यहां पर नुमाइंदा आकर को उसको प्रस्तुत क्यों ना करे। यानी कि ये बोला जाता है कि अदर देन द मिनिस्टर अगर कोई भी बिल को प्रस्तुत करता है तो वो प्राइवेट बिल माना जाएगा, चाहे वही गवर्नमेंट का ही नुमाइंदा क्यों ना हो। पर लेकिन नॉर्मली आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, जब गवर्नमेंट की साइड से कोई बिल आता है तो नॉर्मल सी बात है उसको मिनिस्ट्री प्रस्तुत करेगा, किसी और को क्यों प्रस्तुत करने देंगे वो, तो ये एक नॉर्मल बात होगी। तो नॉर्मली एक ऐसी पैटर्न देखने को मिलता है कि अपोजिशन वाले अक्सर जो होते हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आते हैं, ठीक है। ये तो इतना तो समझ में आ गया कि वो ऐसा नहीं कि मिनिस्टर ही यहां पर एक तरीके से मिनिस्टर प्रस्तुत ना करे, अपोजिशन वाले ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी प्रस्तुत कर सकता है अदर देन मिनिस्टर। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, आखिर ये बिल लाया क्यों जाता है, आखिर यार इससे फायदे क्या हैं? फायदे इससे कई सारे हैं। गवर्नमेंट कई बार कई सारे मैटर्स के ऊपर फोकस नहीं करती है, यानी कि उनको ये लगता है कि ये फालतू की बातें चल रही हैं, इसके ऊपर फोकस देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए यहां पर बोला गया, जैसे हेल्थ का इशू मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, हेल्थ में यहां पर गवर्नमेंट जो है वो फोकस ही नहीं कर रही है, तो इनको लग रहा है राइट टू हेल्थ होना चाहिए, तो ये प्राइवेट मेंबर बिल यहां पर लेकर आ गए ताकि गवर्नमेंट का उसके ऊपर फोकस दिया जा सके और उनको लगाया जा सके कि ये इसके ऊपर फोकस दो भाई साहब, ये जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात, कई बार गवर्नमेंट कोई बिल लेकर आती है उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन नहीं होता है, तो एक हेल्दी डिस्कशन भी उस टॉपिक के ऊपर हो जाएगा, और जब डिस्कशन होगा तो उसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो भी सबके सामने आ जाएंगे। और वो सबके सामने अगर एक बार को आगे फिर आगे चलकर अगर कोई बिल आएगा तो वो पॉइंट्स जो है उसमें डिस्कस किया जा सकता है। अच्छा यार, प्राइवेट मेंबर तो इतना अच्छा आया था बिल लेके, तुमने तो यार इसका कचरा निकाल दिया, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि आप लोग भी अच्छा बिल लेकर आओ, ठीक है। कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो प्राइवेट मेंबर बिल जो है एक दाग होता है गवर्नमेंट के ऊपर, जो कि उनको साफ करना होता है एक अच्छा बिल लाकर, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, आजकल सबसे जो बुरी चीज देखने को मिल रही है वो है एक प्रॉपर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ने देखने को मिलना। आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा काम कर दे
तो अपोजिशन वाले उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसमें एक तरीके से लूप होल ढूंढ कर लेकर आएंगे। आप लोग बोलोगे सर गवर्नमेंट ये अपोजिशन का काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करे तो अपोजिशन को उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें, अगर कोई अच्छा काम कर दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर अपोजिशन अप्रिशिएट कर रही है तो कल को चलकर अगर सामने वाले लोग अपोजिशन में बैठेंगे तो वो भी अप्रिशिएट करेंगे। पर लेकिन हमारे देश में ऐसी पैटर्न है नहीं। हमारे देश में तो बाल की खाल उतारनी है, चाहे सामने वाला अच्छा करे चाहे बुरा करे। और इसी के साथ में अपोजिशन का नाम ही हमारी कंट्री में ऐसा हो गया कि नाम अपोजिशन है तो इसलिए अपोज कर रहे हैं हम लोग, ऐसा मान लिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनाने का काम होता है अपोजिशन का, तो वो यहां पर हमारी कंट्री में प्रमोट होता हुआ नजर आएगा अगर इस चीज को इस तरीके से लेकर चला जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सर ये तो बात सही है, चलो समझ में आ रही है। ये बताओ आज तक क्या कोई प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है? अगर लाया गया है तो क्या यहाँ पर किसके बारे में कुछ बातें हमको बताओ। वही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग इसको सुनकर इंजॉय करोगे थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले बात करें, अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में बात करें तो यहां पर पहला द मुस्लिम, ये है बेसिकली वक्फ बिल 1952 में लाया गया था, ठीक है, लोकसभा के अंदर में ये 1952 में लाया गया और इसको एसेंट भी मिल गया। ये बात आप लोगों को थोड़ी सरप्राइज लगेगी, ठीक है। तो सैयद मोहम्मद अहमद जो कासमी हैं, इनके द्वारा ये बिल लाया गया था जो कि यहाँ पर पास भी हो गया। अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो जितने भी प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं यहाँ पर, उनको यहाँ पर पास कर दिया गया है। कब? जब यहां पर हमारे देश में वो लोग गवर्नमेंट चला रहे थे जो नए नए देश को आजाद करके लेकर आए थे, या फिर मैं बोल सकता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जब तक गवर्नमेंट चल रही थी लगभग तब तक यहां पर चीजें जो हैं वो आप लोगों को क्लियर होती नजर आ रही थी। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में देश के अंदर में बहुत बड़ी दरारें पड़ना स्टार्ट हो गई। मतलब पहले तो ऐसा होता था कि जो पार्टी सेंटर के अंदर में है वही पार्टी जो है वो स्टेट के अंदर में है, तो सारी चीजें ठीक ठीक चल रही थी। और आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, अगर कोई इंसान ना किसी चीज की कीमत चुकाता है, वो इंसान ना जो कीमत चुकाकर आ रहा होता है उसको उसकी वैल्यू पता होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं, आप लोगों को आज के डेट में अपने माँ बाप की जो मेहनत है उसकी कीमत समझनी है, तो आप लोग फिलहाल हो सकता है कि उसको इग्नोर कर दे, पर लेकिन जिस दिन आप लोग उनकी पोजीशन पर आ जाएंगे उस दिन आप लोगों के मन में उनकी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी कि हाँ यार क्या क्या किया है उन्होंने हमारे लिए। तो वही बात है यहाँ पर। तो क्या करना है आप लोगों को एक तरीके से कीमत समझनी है। तो कीमत यहां पर उनको आजादी के लिए लड़कर उनको आजादी मिली थी, तब जाकर यहां पर वो देश के अंदर अपनी अपनी पोस्ट पर आकर बैठे थे। तो उनको कीमत पता थी अपनी आजादी की, कीमत पता थी उनको उस पार्लियामेंट की जिसके अंदर हर एक मेंबर की एक अहमियत थी। तो वहां पर एक हेल्दी डेमोक्रेसी हुआ करती थी, इसलिए प्राइवेट मेंबर बिल भी जो थे वो अक्सर यहां पर आप लोगों को पास होते हुए नजर आते थे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहां पर बोल सकते हो। तो यानी कि हर एक इंसान जो है वो अपनी बातें रखता था, पर आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं होगा और उसके बाद में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है इसके बाद में प्राइवेट मेंबर बिल नहीं आए, पर लेकिन पास नहीं हो पाए। एक और इंटरेस्टिंग बात जो कि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछी जा सकती है, आज तक ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल जो हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए, जिनकी लिस्ट मैंने आप लोगों को सामने रख दी। यहाँ पर इनको आप लोग थोड़ा सा एक बार नजरों में को निकाल लेना, क्योंकि कई बार हो सकता है क्वेश्चन इनसे पूछ ले जाते हैं। क्योंकि ये सारे वो इशू थे जो कि अच्छे इशू थे, जिसमें सोसाइटी में बात करनी चाहिए जिनके बारे में, वो वाले इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर पास हो गए। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि तब से अब तक यहाँ पर कोई बिल लाए नहीं गए। 13th लोकसभा में 343 लाए गए थे, 17 ओनली डिस्कस किए गए, पास तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। 2004 से लेकर 9 तक का अगर बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर यहाँ पर 328 लाए गए, 14 डिस्कस किए गए, पास नहीं। 15th लोकसभा के अंदर भी यहाँ पर 372 देखने को मिलेंगे, 11 ओनली डिस्कस किए गए। तो यानी कि पास जो थे वो वहीं पर ही हो चुके, यहाँ पर आकर कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास नहीं हुआ है। तो ये डेटा आप लोगों के सामने है। कुछ और बातें अगर इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर मैंने बता दी कि गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल में क्या है। तो ये तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंट्रोड्यूस बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, पर इंट्रोड्यूस नॉन मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर यहां पर नहीं होगा जो इंट्रोड्यूस करेगा। कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर हाउस, जी हाँ बिल्कुल सही है, दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया सकता है दोनों को। और मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउस टू बिकम ए लॉ, यानी कि कानून बनाने के लिए दोनों हाउस में से पास होना यहाँ पर जरूरी है। तो ये भी एक तरीका आप लोग इसके ऊपर एक ऐसी बात बोल सकते हैं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, कि ये तो करना ही करना पड़ेगा। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों के सामने यहां पर बताने जा रहा हूं। डिफरेंस अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे तो ये डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओ। तो बोला जा रहा है कि अभी आप लोगों ने देखा यहां पर मिनिस्टर रहेगा पब्लिक वाले में, और यहां पर नॉन मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो रूलिंग पार्टी का रहता है और ये अक्सर अपोजिशन पार्टी का है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक तरीके से, और ये ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट वाले नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता, कोई कर सकता है, पर लेकिन उसमें कोई अलाउ ही क्यों करेगा उसको, ठीक है। अपनी बेइज्जती कौन करवाएगा, ठीक है।
ग्रेटर चांस होता है अप्रूव होने का, क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है और गवर्नमेंट मेजोरिटी में होती है। बहुत ही कम चांस है, इसीलिए 14 जो पास हुए गए वो तभी पास हो गए जब भाईचारा हुआ करता था। अब कोई किसी ने पास यहां पर नहीं किया गया, ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। इसका रिजेक्शन अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब तुम अपना बिल भी पास नहीं करा पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी मेजोरिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को अपना तकिया कलाम जो है समेट लेना चाहिए। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर दिक्कतें होने वाली हैं कि अगर इसका मतलब है गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में ही नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है यहां पर, ठीक है। इसका रिजेक्शन हो गया तो कोई बात नहीं, यहां पर और अच्छा डिस्कशन हो गया पार्लियामेंट के अंदर में, गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो वाली आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के चलते अगर बात करें यहां पर, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस रिक्वायर एक 7 डेज नोटिस। जब एक तरीके से अगर इसको इंट्रोड्यूस करना है आप लोगों को, ठीक है, तो यहां पर 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है कि भाई साहब हम इसको लेकर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को उसके लिए तैयार होना पड़ता है। बिल अगर कोई आ रहा है ना पार्लियामेंट के अंदर में, तो पूरे देश के अंदर में वो इंप्लीमेंट किया जाएगा और बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहां पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। ये ड्राफ्ट किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, अलग अलग लेवल पर इसको कंसल्ट किया जाता है। ये जो है इसके लिए 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा पहले कि हाँ ऐसा कुछ हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए कोई भी अगर जो ड्राफ्ट करेगा वो रेस्पॉन्सिबल जो मेंबर होगा वो यहां पर इसको तैयार करेगा, जबकि यहां पर तो गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट होंगे वो यहां पर इसको तैयार करते हुए नजर आएंगे। एक और छोटी सी बात बता दूं जो आप लोग स्टार लगाकर लिख सकते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो फ्राइडे में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इसके लिए कोई दिन नहीं है, 7 दिन पहले का नोटिस देकर कभी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। 1 महीने का नोटिस देकर ओनली फ्राइडे को ही इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके लिए ज्यादा पावर नहीं है, क्योंकि ये काम एक्चुअल में गवर्नमेंट का है, ठीक है। कोई और कर रहा है तो उसके लिए बस 1 दिन अलॉट किया गया कि भाई साहब 20 दिन आना और तुम्हारे अंदर जितनी तनातनी चल रही है, अपने दिमाग में जो भी आपके गुब्बारे फूट रहे हैं, उनको आकर अपने बुलबुलों को शांत कर लेना और यहाँ पर अपना जो भी है उसको रखकर डिस्कस करके चले जाना। ये ऐसी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये है पूरा टॉपिक, एक पूरा प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। तो ये टॉपिक नंबर 2 आप लोगों का पूरा कवर हो गया इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं इस क्वेश्चन को जो यूपीएससी में 2007 में पूछा गया, चाहे आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। प्रैक्टिस करके देखो, वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग टॉपिक को कितने बेहतरीन तरीके से तैयार कर रहे हैं। बोला क्या गया कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाता है बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड, यानी कि जो इलेक्टेड नहीं है बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऐसा कुछ है क्या? अभी मैंने क्या बताया, अदर देन मिनिस्टर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको प्रेजेंट कर सकता है। स्टेटमेंट 1 जो है गलत हो गई, ठीक है। स्टेटमेंट 2 तो और भी आसान है। प्राइवेट मेंबर बिल जो है पास किया था पार्लियामेंट, बताया कि रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल, अभी रिसेंटली कई सारे प्राइवेट मेंबर बिल जो है पास किए गए पार्लियामेंट के द्वारा, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, मतलब अभी रिसेंटली पास किए गए हैं। भाई साहब 14 बिल पास किए गए थे, वो भी पुराने टाइम में, उन्हें बाबा आदम के जमाने में, तब से अब तक कोई पास नहीं हुआ है। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फिर आप लोग आंसर दोगे कि नहीं, तो टॉपिक को ऐसे पढ़ो, ठीक है। बाकी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछे गए आप लोगों से, देखता हूं इसका कौन कौन से आंसर देता है। बोला गया कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 26 जनवरी 1950। हमारे देश में अगर बात करें संविधान में, जब तक आप लोगों के लिए नए शब्द ऐड नहीं किए गए थे तो क्या स्टेटस था? तो इसका आंसर देना है ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सोवरन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप लोगों के प्रियम्बल के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रियम्बल में क्या क्या चीजें दे रखी हैं आप लोग देखते हैं, सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पर लेकिन ये कब ऐड किए गए? इसमें कई सारे सब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ऐड किए गए, आप लोगों को पता है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। देखता हूं कौन कौन से आंसर यहां पर देता है कि स्टार्टिंग में 1950 में कौन कौन से शब्द यहां पर नहीं थे, तो आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो देखता हूं सही आंसर कौन देता है। चलिए इतना बता देता हूं, सेक्युलर यहां पर नहीं था, ठीक है। अब यहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था या सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, ये आप लोगों को बताना है, इसमें से चूज करना है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में भी एक ही बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। बोला गया लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली। प्रॉपर्टी सिटीजन ले सकते हैं क्या? बस ओनली लीगल राइट अवेलेबल टू एनीवन, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, नाइदर फंडामेंटल राइट नोर लीगल राइट। सही आंसर क्या है यहां पर आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। देखता हूं कौन सी आंसर देता है। वैसे आंसर भी है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, इसको तो अगर तुमने आंसर नहीं दिया ना तो मेरा पढ़ाना बेकार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ढाबा बंद कर देना चाहिए। बाबा का ढाबा बन जाएगा, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, तीनों के तीनों, ठीक है।
तो मुझे लगा आप लोगों को थोड़ा सा और नज़ारा दिखा दूं। तो इस तरीके से तैयारी करो कि तैयारी ऐसी रही। फीडबैक जरूर देना यार, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, 1 सेकंड लगेगी जस्ट आपके, मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस डायरेक्शन में पढ़ा रहा हूँ। फीडबैक आप लोगों से इसलिए मांगता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे। इसी के साथ में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कोई भी डाउट हुआ करें, या फिर अगर तारीफ लिखनी हो आप लोगों को पर्टिकुलर टॉपिक की तो तारीफें भी आप लोग कर सकते हैं। तारीफ करने से ना मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, कंजूसी नहीं बरतनी है। जैसे मैं आप लोगों की तारीफें करता हूँ, क्या आंसर देता हूँ, उन्हें कहते हैं एक तरीके से शानदार आंसर देते हो। अच्छे से पढ़ो यार, जिंदगी में आगे बढ़ो, यही बस एक दुआ है दिल से, और अपनी अच्छी पोजीशन लेकर अपने परिवार को और अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन डायरेक्शन दो, ठीक है दोस्तों। ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों को तुक्का मारना है। तुक्का मारना है मतलब गैस करना है आप लोगों की नॉलेज के बेस पर, जो भी आप लोगों के पास में अब तक नॉलेज है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध तुक्का मारना है, पर फिर भी एक कैलकुलेटेड गैस आप लोग कर सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को सूटेबल लगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फल उगाने वाला देश कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्जी उगाने वाला देश कौन सा है। तो ये तो मैंने आप लोगों से दुनिया के बारे में पूछे। अब मैं आप लोगों से अपने देश के अंदर में आता हूँ, यानी कि हमारा प्यारा महान भारत, उसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सब्जी प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है और सबसे ज़्यादा फल उगाने वाला स्टेट कौन सा है। तो इनके नाम आप लोगों को बताने हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार आर्टिकल रहने वाला है। बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट का मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है, उससे ये आर्टिकल उठाया गया आप लोगों के लिए। और ये आप लोग UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 3 इसके साथ में आर्टिकल के साथ में आप लोग सिलेबस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में ये है कि देखो, जब आप लोगों ने सुना होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि अगर आज की डेट में आप लोग देखो, घर में कोई टीचर है और घर में कोई टीचर है और उससे पढ़ कर लोग जो हैं IAS IPS बन रहे हैं, ठीक है। अगर उसी घर में कुछ बच्चे ऐसे हो कि वो जो बच्चे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये वही बात हो जाती है कि घर में टीचर है जो दूसरों को सक्सेस कर रहा है, पर लेकिन अपने ही घर में जो बच्चे हैं उनको पढ़ा नहीं पा रहा है, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है घर का आदमी ना जो पास में होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब है, चलिए प्राइम मिनिस्टर साहब की तो सिर्फ फैमिली नहीं है, किसी पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर के बारे में अगर उदाहरण ले लो आप लोग, जैसे सलमान खान या फिर कोई एक्टर के बारे में आप लोग बात कर लो, अक्षय कुमार हो गए, ठीक है, या फिर अमिताभ बच्चन जी हो गए, ठीक है। चलो अमिताभ बच्चन जी का उदाहरण लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी जो है हम देखते हैं तो देखते हैं वाह यार क्या बिग पर्सनैलिटी है, ठीक है, मूवी के शहंशाह उनको बोला जाता है एक तरीके से। पर लेकिन सोचो घर में जो अभिषेक बच्चन है वो किस तरीके से उनको ट्रीट करते होंगे। वो थोड़ा ना उनको शहंशाह आ गया मेरे पास में, अरे पापा है मेरे, यहीं तो रहते हैं, वो वाली फीलिंग आती है, ठीक है। तो वही वाली फीलिंग आप लोगों को कई जगह देखने को मिलती है। तो हम लोग जब अपने देश में कुछ उगाते हैं तो हम लोग आज की डेट में आप लोगों के पास में 2 फ्रूट रखे हैं खाने के लिए। एक तो ऐसा है जो अपने ही एरिया का है, एक ऐसा है जो विदेशों से लाए। तो आप लोग कहेंगे अपने का तो रोज खाते हैं यार, विदेश वाला दिखाना तो मजा आएगा, देखेंगे कैसा लगता है खाने में। तो ऐसी ही कुछ कंडीशन है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इवन यहाँ पर इंटरव्यू भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो नॉर्थ ईस्ट के ऐसे राज्य के नाम बताना कि जो म्यांमार के साथ में टच करते हैं, ऐसा भी यहाँ पर एक बच्चे से पूछा गया था, तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा जो ये एरिया है, ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ एरिया भी माना जाता है और कई सारी यहाँ पर जो है बेसिकली फल वगैरह, एक तरीके से सब्जियाँ वगैरह उगाई जाती हैं। या फिर यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं आज की डेट में इन चीज़ों को प्रमोट करने की भी कोशिश की जा रही है। तो बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें उगाई जाती हैं, अब उन चीज़ों को क्यों ना हम लोग दुनिया में बेचना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि दुनिया में सबसे पहले जो ऑर्गेनिक स्टेट बना वो कौन सा बना, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ कौन कौन बताता है। अभी मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताऊंगा जिसके साथ में आप लोग चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे। इसके चलते अगर आप लोगों से बात करूं, सबसे पहले कुछ बातें हैं जो कि आप लोग समझ लीजिए, जिसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि हमारे देश में और दुनिया के बारे में दोनों से बातें करूंगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रूट यानी कि फल प्रोड्यूस करने वाला देश कौन सा है। तो ये आप लोगों को चाइना देखने को मिलेगा और दूसरे नंबर पर है इंडिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें दुनिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्रोड्यूस करने वाला देश कौन सा है, तो पहले नंबर पर है चाइना, फिर आप लोगों को इंडिया नजर आएगा। तो एक तो ये आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, यानी कि जहां सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है प्रेजेंट टाइम पर, वो सबसे ज़्यादा ये चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। पर लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा रहने वाली है नहीं। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन हम लोग इतने शानदार तरीके से बढ़ा रहे हैं कि हम लोग सबको चीरते फाड़ते आगे निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी UN के द्वारा, उस रिपोर्ट का नाम आप लोगों को बताना है
उसमें क्या बताया गया कि 2023 तक का हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, चाइना को बहुत पीछे छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो नहीं लेक पिछोला, तो नहीं पीछे छोड़ देंगे हम लोग तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अभी रिसेंटली ये डेटा सामने निकल कर आया कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश हमारा होने वाला है बड़ी ही जल्दी, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरी, अगर बात करूं आप लोगों से फल फ्रूट्स के बारे में कि सबसे ज्यादा फल फ्रूट्स जो है या फिर सबसे ज्यादा वेजिटेबल जो है हमारे देश में कौन सा राज्य प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ डेटा है, हालांकि डेटा जो है 2017-18 का है, तो हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे कुछ दिख सकता है, पर लेकिन मोटे मोटे तौर पर एक आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। जैसे कि टॉप पर दे रखा है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर आप लोगों को कर्नाटक देखने को मिलेगा। ये है फल प्रोड्यूस करने वाले, ठीक है। तो ये आप लोगों को नजर आएंगे यहाँ पर। इसी तरीके से वेजिटेबल यानी कि जो साग सब्जियां होती हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस की जाती है, जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इसी के साथ में मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो टॉप 10 ऐसे राज्य जहां पर जोन सी चीज जो है वो सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है, उनके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। अगर इनको आप लोग समझ पाओगे तो आप लोग ये देख पाओगे कि अगर कल को क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस एरिया में ये वाला फ्रूट उगाया जाता है, ठीक है, तो कैसे एरिया में कौन सा फ्रूट उगाया जाता है, तो आप लोग उससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं बोला जाए, गन्ना बोला जाए, चावल बोला जाए, तो आप लोग जब इनकी एक पर्टिकुलर जो प्रवृत्ति समझ लेते हैं कि ऐसे एरिया में उगाई जाती है, तो आप लोग उसको फिर समझ भी पाते हैं अच्छे से, ठीक है। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर और बताऊंगा जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा और आगे चलकर आप लोगों को फायदा भी पहुंचाएगा। ये है, कई बार डिफरेंस आप लोगों से पूछ लेते हैं, दो शब्द आते हैं, एक को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर और एक को बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में कोई भी ऐसा छोटा एरिया लेना, उसको कवर करके जो भी हम लोग एक तरीके से फल फूल ये साग सब्जियां उगा लेते हैं, नॉर्मली इसको हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी में आप लोग रख देते हैं। पर लेकिन एग्रीकल्चर में आप लोग क्रॉप प्लस एनिमल फार्मिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि जैसे आप लोग गेहूं उगा रहे हैं, ठीक है, चावल उगा रहे हैं, तो ये आप लोग इस कैटेगरी में रखेंगे जो कि यहाँ पर एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे गन्ने उगाने वाली बात होगी, ठीक है। तो क्रॉप प्लस एनिमल फार्मिंग भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है एक तरीके से, जो एक ये वाला एरिया होता है। तो अभी क्या किया जाता है कि किसानों को एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर देकर, अभी हमारे देश में ये था कि यार इनकी इनकम ना डबल करनी है, तो बोला गया था 2022 तक डबल करनी है, हालांकि वो हुआ नहीं, पर लेकिन पूरा मुद्दा ये था कि उनको ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ मिलना चाहिए किसानों को। जैसे कि अगर मान लीजिए आप लोग एक खेत है और आप लोग उसमें गन्ने की फसल उगाते हैं, ठीक है, तो उसमें गन्ने की फसल उगाते हैं, आप लोग एक किसान है, तो आप लोग अगर घर में 2 भैंस भी बांध लें और भैंस का दूध निकालकर उसको बेचना स्टार्ट कर दें, तो कल को चलकर खुदा ना खास्ता अगर गन्ने की फसल जो है वो किसी तरीके से बर्बाद हो गई, तो अपने पास में ऑल्टरनेटिव रहेगा कि हाँ यार घर गृहस्थी तो कम से कम चलती रहेगी, भूखे नहीं मरेंगे। तो ये इस तरीके से चीजें क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और काफी फायदा भी इससे देखने को मिलता है। तो हॉर्टिकल्चर भी एक ऐसा ही ऑल्टरनेटिव है। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा एक फ्रेंड था, तो मतलब वैसे तो नॉर्मली गन्ने की खेती किया करते थे, पर लेकिन एक बार मैंने देखा कि मुझे पता नहीं, वो ज़्यादा मतलब नहीं, कई घर ऐसे रहते हैं कि छुपे रुस्तम रहते हैं, बताते नहीं क्या चल रहा है। तो एक बार जा रहा था मैं अपनी सिटी में, तो वहाँ पर मिल गया, तो देखे तो क्या मतलब जो अपना ट्रैक्टर भरे जा रहा है गेंदे के फूल का। मैंने कहा भाई ये क्या है, कह रहा है कि हम ये उगाते हैं खेतों में। मैंने कहा ये क्या क्या होता है, मैंने उसके बारे में पूछा, फिर सारा तो कह रहा है गन्ने से बहुत ज़्यादा महंगा बेचा जाता है। मैंने कहा मैं तूने कभी बताया नहीं, कह रहा है कि इसलिए नहीं कि फिर ना सब मजाक उड़ाने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, तो सब अपने अपने तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, ठीक है। तो वो मुझे बड़ा डिफरेंट से लगा। मैंने कहा यार मतलब बहुत कम ऐसे एरिया है, मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं मेरे एरिया में जो इस तरीके से गेंदा की जो फूल की जो खेती कर रहे हैं, और वो डायरेक्ट वहां से दिल्ली सप्लाई करते थे उसको। मॉर्निंग में जो गांव में से एक जो नहीं एक जो मतलब कोई भी टेम्पो वगैरह या फिर जो कोई DCM गाड़ी वगैरह भर के जाती है दूध वगैरह लेके, उसी में अपना अपना डाल देते थे सारा माल पानी, वहां से जा रही है, फिर आराम से अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। तो गन्ने की खेती कंपेयर में यहाँ पे ज्यादा रिटर्न आप लोगों को मिल जाता है, पर लेकिन मौसम के ऊपर बड़ी डिपेंडेंट रहती है। सोचो बारिश थोड़ी टाइट हो गई, ठीक है, कहीं थोड़े बहुत ओले वगैरह पड़ गए तो उनकी कहानी बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो ये सिचुएशन है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव सोर्स कई बार ऐसे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभी बात करें यहाँ पर, तो ये ऑल्टरनेटिव जब हम लोग बात कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो अगर बात करें वेजिटेबल फ्रूट के बारे में या फिर टोटल हॉर्टिकल्चर के बारे में, तो ये इसका अगर आप लोग ग्राफ देखोगे तो ये बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा भी, और टोटल यहाँ पर इन चीजों को ऑल्टरनेटिव तरीके से देखा जा रहा है ताकि किसानों के पास में कुछ तो रहे, कल को कोई दिक्कत हो जाती है। तो यही बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। नॉर्थ ईस्ट जो है वो बोला ये जा रहा है कि अभी यहाँ पर कुछ पड़ोसी देशों के साथ में हमारे नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर टच होते हैं, तो क्यों ना उन पड़ोसी देशों को भुखमरी मिटाई जाए, उनको फल फ्रूट साग सब्जी खिलाई जाए। तो इस तरीके से जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ऊपर तिब्बत वाला रीजन हो गया,
इधर आप लोगों को भूटान देखने को मिलेगा, यहाँ पर नेपाल देखने को मिलेगा। तो इनको अगर हम लोग अपना माल पानी सप्लाई करना स्टार्ट कर दे तो आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि इनको तो खाना पीना मिल जाएगा अपना, और आप उन लोगों को अपना क्या हो जाएगा, हम लोगों को अपने जो है बेसिकली अपने किसानों के लिए एक अच्छी खासी इनकम मिल जाएगी। तो ये तरीका है यहाँ पर जो हमारी कंट्री में अभी किसानों को इस पर्टिकुलर मुद्दे पर सपोर्ट किया जा रहा है। तो इससे यहाँ पर आप लोगों को हमारी कंट्री में अगर हम लोग ये काम करना चाहते हैं तो फॉरेन लेवल पर हम लोग चीजें एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं जब एक्सपोर्ट करते हैं तो खासकर अच्छी खासी अर्निंग होती है, वो भी डॉलर में। हालांकि अब तो रुपये में व्यापार करना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हमारे आरबीआई ने बड़ी ही शानदार गाइडलाइन दी है, बोले हैं अब डॉलर पोलर के चक्कर में नहीं पड़ने का, डॉलर ने बर्बाद कर दिया। रुपी डॉलर के कंपेयर में 80 के करीब पहुंच गया। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है इकोनॉमी के लिए, वो भी उस देश के लिए जो मैक्सिमम चीजें खरीद कर लेकर आते हैं, यानी कि इंपोर्ट कर लेकर आते हैं। जो बेचते हैं उसके लिए तो सही है, पर लेकिन खरीदने वालों के लिए तो बर्बादी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि खासकर जो वो देश जो कि यूएसए से चिढ़ते हैं, जैसे कि चाइना हो गया, ईरान हो गया, रसिया हो गया, उधर आप लोग देख लो वेनेजुला हो गया, जिसकी भी बनती नहीं है अभी यहाँ पर यूएसए के साथ में। और वेनेजुला तो अभी ये भी बोल रहा था कि भाई साहब मुझे तो ब्रिक का भी पार्ट बना लो। वेनेजुला और ईरान जो है वो रिक्वेस्ट डाल चुके हैं कि मुझे ब्रिक का पार्ट बना लो। हालांकि बोला तो पाकिस्तान के द्वारा भी गया था, पर लेकिन हमको वो चीज पसंद नहीं आई तो हम लोगों ने मना कर दिया। ठीक है, अब हॉर्टिकल्चर का कितना बड़ा एरिया हम लोग अपने एरिया में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है अगर उसके बारे में आप लोग बात करते हैं तो मैंने देखा अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे फिर वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। तो कम से कम आप लोग ये 5-6 राज्य टॉप के याद रखिएगा। और अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं तो बड़ा ही प्यारा सा आप लोगों से इंटरव्यू वाला जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर में मान लीजिए आप लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए डायरेक्ट इंटरव्यू में कि बताओ तो सही कि हॉर्टिकल्चर में उत्तर प्रदेश की पोजीशन कौन सी है और कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो हॉर्टिकल्चर के अंदर कवर किए जाते हैं, तो ये वाली सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो रिवोल्यूशन है उसका नाम आप लोग बताओ। ठीक है, कि हॉर्टिकल्चर का जो रिवोल्यूशन है तो उसको क्या बोलते हैं। याद होगा मैंने आप लोगों को सारे रिवोल्यूशन पढ़ाए थे, तो उसको गोल्डन रिवोल्यूशन बोलते हैं। आज भी मैंने शायद स्लाइड लगाई थी, 1 मिनट, हाँ ये रही। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर ये इसको गोल्डन रिवोल्यूशन बोलते हैं जब हॉर्टिकल्चर फ्रूट वगैरह या फिर हनी प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। तो सारे के सारे रिवोल्यूशन यहाँ पर लगा दिए हैं। इनसे डायरेक्ट स्टेट पीसीएस के अंदर भी आप लोगों से कई बार चीजें देखने को मिलती है। और वैसे भी याद रख लो इंटरेस्टिंग चीजें यार, ब्लू रिवोल्यूशन फिश के बारे में, ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर के बारे में घर पे पूछ लिया करो 2-4 बार, तो मम्मी पापा से आपने डिस्कस कर लिया बैठ के भाई बहन से, अच्छा बता पिंक रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें इंटरेस्टिंग से छोटे छोटे से क्वेश्चन तैयार हो जाता है आप लोग के। तो ये तरीका यहाँ पर ढूंढा जा रहा है कि इन चीजों के ऊपर फोकस देकर चला जाए। तो नॉर्थ ईस्ट से हम लोग कहाँ कहाँ पर भेज सकते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो हम लोग यहाँ पर आसपास वाले एरिया चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन एरिया को हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके चलते काफी सिग्निफिकेंस एक्सपोर्ट हमारा देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट हमारा हो जाता है तो हमारी कंट्री के जो ये राज्य हैं खासकर नॉर्थ ईस्ट के, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे राज्यों की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो यहाँ पर इकोनॉमी बढ़ेगी तो यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, तो यहाँ पर इनके पास में अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का भी एक अच्छा खासा साधन बढ़ेगा। और फिलहाल आप लोगों को बता दूं हमारी कंट्री से आसपास वाले रीजन में क्या, यूरोप में भी जब से हम लोगों ने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया है तो यूरोप के बहुत सारे हमारे पास में ऑर्डर आ रहे हैं कि भाई साहब हमको भी याद रखना। मैंने कहा हम तो नहीं याद रखने के। उस टाइम पर जब हम लोग बोलते थे हमारा सामान खरीद लो, तुम लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ पर तो बड़े गलत तरीके से खेती की जाती है, उसमें तो हम लोग उल्टी सीधी चीजें मिलाते हैं, मतलब हम तुमको भांग मिलाकर पिला रहे हैं उसमें। अरे अच्छा खासा खाना दे रहे, खा लो अपने, मतलब वही है अपने अपने नाक नुक्से निकालने। तो अभी फिलहाल इनको वो चीज़ समझ में आ गई है। अब जब से यहाँ पर यूक्रेन रशिया की लड़ाई हुई है तब से तो और हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया से, कह रहे हैं भाई हाथ जोड़ते हैं, देखो रशिया ने वैसे ही हमारा हुक्का पानी बंद करा दिया है, कम से कम तुम तो ध्यान रख लो। तो इसके चलते हमारी कंट्री जो है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस कर रही है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसमें ऑर्गेनिक चीजें हम लोग को प्रोवाइड करानी है। पर लेकिन देखिए अगर मैं आप लोगों को कहने लगूँ किसी को आप लोगों को जाकर पढ़ाना है तो ऐसे तो आप लोग पढ़ाने नहीं लगोगे, आप लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है जिसके चलते यहाँ पर चीजों को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। ठीक है, इसी के चलते यहाँ पर कई सारी और भी चीजें यहाँ पर, जैसे कि लोकल ब्रांड, एक लोकल ब्रांडिंग की जा रही है, जैसे कि ये पर्टिकुलर इस ब्रांडिंग का प्रोडक्ट है तो उससे क्या रहता है कि ये कम से कम गारंटी तो दे सकते हैं ये वाली ब्रांडिंग है कि हाँ ये सही काम करेगी। तो वो चीजें हैं यहाँ पर, और इनको सबको काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, उसको बोलते हैं APEDA। मतलब क्या इसका, इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बनाई गई थी 1986 में। बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, दिल्ली में हेडक्वार्टर है,
ये कुछ चीज़ें इसके बारे में, जो कि यहाँ पर क्या क्या फूड आइटम है उनको कैसे लेकर चलना है। इसी के साथ में जो जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में बोलूँ तो भौगोलिक संकेतक, तो उन प्रोडक्ट को भी यहाँ पर कैसे हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस देती है। ट्रेड का ढांचा कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर कैसे फोकस कर सकते हैं। मार्केट में कैसे चीज़ें पहुंचाई जा सकती है। देखिए मान लीजिए आप लोगों के पास में कुछ ऐसा सामान है जो आप लोग मार्केट में बेचना चाहते हैं, ठीक है, पर लेकिन आप लोग जिस एरिया में रहते हैं वहां से मार्केट बड़ी दूर है, तो आप लोग किसी को पकड़ोगे कि भाई साहब तू मार्केट जा रहा है, जैसे मैंने बताया अभी गेंदे के फूल लेकर ट्रक डेली दिल्ली जाया करता था, ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इससे ये कंडीशन हो गई कि जो मतलब जो लोकल एरिया है जो कि हमारा, ठीक है, वहां से दिल्ली जो है अच्छी खासी डिस्टेंस पे पड़ता है। यानी कि एक तरीके से आप लोग अब अंदाजा लगाने लगोगे, ठीक है, जिसे कई सारे पूछते हैं सर कहाँ से आते हो आप लोग, उत्तर प्रदेश से आते हो, राजस्थान से आते हो, हरियाणा से आते हो, मध्य प्रदेश से आते हो, अरे भाई साहब इंडिया से आता हूँ, ठीक है, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, ठीक है, तो ऐसे मत डिवाइड किया करो। वैसे कई बार मैं बातों में कुछ ऐसी बातें बोल जाता हूँ कि कई सारे ना गैस करने बैठ जाते हैं और कई सारे तो तार तुक्के मार मुक्के मारते हैं दबाकर, ठीक है। चलिए जो भी है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल पढ़ाई पर फोकस देते हैं, ठीक है। तो ये काफी एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक कनेक्टिविटी जब बन जाती है तो आसानी से सामान पहुंच जाता है और फिर उसका फायदा भी देखने को मिलता है जो लोकल एरिया के किसान हैं उनके लिए। तो ये था पूरा एक शानदार तरीके से टॉपिक, जो कि मैंने कई सारी बातें आप लोगों को बता दी यहाँ पर। अभी क्वेश्चन होंगे तो इससे पता चलेगा कैसे आप लोगों ने सुना है या फिर इधर उधर ध्यान था। तेरा ध्यान किधर है होने कहते कौन सा गाना था वो, तुम्हारा ध्यान किधर है कि तेरा जो भी डैश डैश इधर है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये कैसी बॉडी है। बोला गया है संवैधानिक बॉडी है, बोला गया है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बोला गया स्टैट्यूटरी बॉडी है, बोला गया एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये कैसी बॉडी है आप लोगों को बता दूं, संवैधानिक बॉडी कौन सी बॉडी होती है, जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, भले ही कोई आर्टिकल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले संविधान में नहीं थी बाद में ऐड हो गई, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम पहले तो नहीं था पर लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ऐड कर दिया, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो संविधान में उसके बारे में कुछ ना कुछ मेंशन होना चाहिए, वो संवैधानिक बॉडी हो जाती है। एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान में इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो इसको आप लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि गैर संवैधानिक बॉडी बोल देते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाई गई जो बॉडी होती है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर कानून पास करके यहाँ पर बनाई। तो यहाँ पर ये पार्लियामेंट में एपिडा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1986 में, इसको बनाया गया, तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई यहाँ पर। तो ऐसे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बोलते हो कहां से बन गए, तो भाई साहब यहां से बन गए। थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे ना तो क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ठीक है, बस थोड़ा सा एंजॉय करके आप लोग चीजों को सुनो, ओके। आगे बात की जा रही है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया के बारे में। बोला गया सेंट्रल सेक्टर एक स्कीम है यहाँ पर, ये ठीक है। दूसरा बोला गया लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। तीसरा बोला गया इंप्लीमेंट की जाती है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। तो यहां पर अगर आप लोगों से बातें करूं तो ये एक ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया ताकि आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सको, और सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप लोगों ने इसको कभी पढ़ा भी नहीं है तो सबका आंसर आप लोगों को मिल जाए। जैसे कि आंसर इसका डी हो गया, यानी कि यहां पर सबसे पहले बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा पे करती है, स्टेट गवर्नमेंट को कहती है बस तुम एंजॉय करो, इसको इंप्लीमेंट कर लो और तुमको कुछ नहीं करना है, ठीक है, सारा खर्चा जो है हम उठाएंगे। मैंने कहते चल भाई तू पार्टी करने चल, सारा खर्चा मेरा, ठीक है। तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये सारे एरिया में आप लोग देखते हैं इसको इंप्लीमेंट कर भी रहे हैं। तो यहां पर ये कैसी होगी, सेंट्रल सेक्टर होगी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और नॉर्थ ईस्ट जो काउंसिल स्टेट है वो यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर डी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो कि मजा आ जाए। ऐसे पढ़ो यार, अगर किसी को पढ़ा भी दो, ठीक है, वो वाला मुद्दा होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि बस पता चल गया, आप सुन लिया और पता भी नहीं चल रहा है क्या सुन लिया। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो किसी को पढ़ा भी दो, तब आए मजा पढ़ने में, उसको कहते हैं पढ़ाई, ठीक है। और फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक डिसलाइक करके बता सकते हो, 1 सेकंड लगती है यार। जो भी आप लोगों के लिए मेहनत कर जो लेक्चर तैयार किया था उसका बस एक फीडबैक मांगता हूं आप लोगों से, जो कि आप लोगों की ड्यूटी भी बनती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट है, आप लोगों को एजुकेशन मिल रही है, पर लेकिन आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप लोगों को फीडबैक देना है। और वो क्या है, लाइक डिसलाइक कमेंट कर भी आप लोग बता सकते हैं कि कैसा फीडबैक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाइक ही करना है, डिसलाइक करो आराम से। पसंद नहीं आ रही है तो बताओ क्यों पसंद नहीं आ रही है, उसको इंप्रूव करेंगे। यही तो जिंदगी है, अपने आप को इंप्रूव करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ओके। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये नेशनल न्यूज के बारे में बात करेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बोलूं यार, बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मैंने आप लोगों को बोला, और इसके बारे में पहले मैंने आप लोगों को बताया
कई सारे बच्चे पूछते हैं सर यूपीएससी का नेक्स्ट बैच कब आने वाला है। यार मैंने यहाँ पर बैच लॉन्च नहीं किए हैं, यहाँ पर यह आप लोगों के लिए कोर्स है, ठीक है। और इस कोर्स में आप लोग जब चाहें तब ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारे लेक्चर आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। ओनली कोर्स ही रहने वाला है, कोई बैच वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक ही जगह ढंग से फोकस करने की कोशिश की जा रही है। रेगुलर बैच लॉन्च करना वो एक अलग पैटर्न हो जाता है पूरा। मैं चाह रहा था कि टीचर ढंग से एक ही को तसल्ली में लेकर यहाँ पर चले, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत तसल्ली में हर एक टीचर, आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया होगा जो बेसिकली ज्वाइन किए हुए। और अगर आप लोग भी अगर ज्वाइन करने से पहले एक बार डेमो लेक्चर देख लीजिए आप लोग, उसके बाद ही आप लोग देखेगा। पर लेकिन बैच नहीं आने वाला यार, ठीक है, क्योंकि यहां पर इसी को तसल्ली में कवर किया जाएगा। उन्हें कहते हैं कि ये ऐसी चीज लाने की कोशिश की जा रही है कि एक बार अगर 100% आप लोगों ने दे दिया, ये यहां पर एक ही जिंदगी में फिर कोई और कोर्स लेने की आप लोगों को जरूरत न पड़े, उतनी तसल्ली में चीजें कवर की जा रही है, चाहे कोई भी सेक्शन आप लोग उठाकर क्यों ना देख लो, ठीक है। तो ये आप लोग देखना। कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर स्टेट पीसीएस के लिए हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यार बेसिक चीजें तो सारी कवर की जाएंगी वहां पर, ठीक है। आप लोग अगर रियलिटी में सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं, बट जो आप लोग का लोकल एरिया का जो बेसिकली जो पोर्शन आता है वो आप लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने आप से, वरना सारे जो भी आप लोग यहाँ पर पॉलिटी हो गया, आप लोग यहाँ पर इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, वो सारी चीजें कवर की जानी है जो बेसिक होता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चाहते हैं आप लोग नेक्स्ट लेवल पर थोड़ा तैयार करना, क्योंकि अक्सर यूपीएससी में जिनका सिलेक्शन होता है स्टेट पीसीएस में वो टॉप मारते हुए नजर आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग यहाँ पर इसको अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। हर एक चीज के डेमो लेक्चर है, चाहे आप लोग ऑप्शनल की बात कर लें, चाहे आप लोग यहाँ पर इनकी बात कर लें। अगर सेटिस्फाई हो तो ही आप लोग जाकर उसको ज्वाइन करिए, ऐसे नहीं कि फालतू में किसी ने बोल दे ज्वाइन करिए, ठीक है। और जिसने ज्वाइन कर रखा है उससे पूछिए, उसके अलावा आप लोग तभी इसको बेसिकली आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहां पर बात की जा रही है इन प्रिंसिपल अप्रूवल की 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो बड़ा ही बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें सारी चीजें स्क्रैच से स्टार्ट की जाती है। स्क्रैच से मतलब क्या होता है? स्क्रैच मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी कि वहां पर कोई भी ढांचा नहीं है, उसको फिर से बनाया जाएगा। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि ऑलरेडी कोई ढांचा है। तो गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल दिया यहाँ पर 21 न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के अक्रॉस द कंट्री। जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है यहाँ पर, ये आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑपरेशनल जो हुए अभी 11, और अप्रूवल मिल रहा है आने वाले टाइम में और अच्छी जगह, जैसे कि मोपा हो गया, ये बेसिकली इंक्लूड मोपा, गोवा, नवी मुंबई, ये आप लोगों को अलग अलग एरिया में महाराष्ट्र में, मतलब उड़े देश का आम नागरिक स्कीम आप लोगों ने सुनी है ना। तो आने वाले टाइम में ये माना जा रहा है कि हर एक स्टेट में अगर ढंग से एयरपोर्ट होंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग काफी अच्छी चीजों को सुधार पाएंगे। इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर अच्छे से चीजों को कवर करने की कोशिश की जा रही है। इवन नॉर्थ ईस्ट भी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। और जैसे उड़ान के बारे में मैंने बात की, यहाँ पर बोला गया कि एक 1-2-3 लाख डोमेस्टिक पैसेंजर जो है वो उड़ान के थ्रू यहाँ पर फ्लाइट की गई उनके द्वारा, यानी कि इतने सारे लोग आज तक यहाँ पर जो है फ्लाइट कर चुके हैं। आप लोग खुद बताइए, आप लोगों ने हवाई जहाज में यात्रा की कभी या फिर नहीं? तो आप लोग खुद चीजों को समझ सकते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर उड़ान के बारे में बात की जा रही है। तो उड़े देश का आम नागरिक, ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2016 में, और उसके बाद में इसके फेज चल रहे हैं। फर्स्ट फेज आया, सेकंड फेज आया, थर्ड फेज आया। इसमें अच्छी बात क्या है? इसमें अच्छी बात यहाँ पर यह कि लिमिटेड डिस्टेंस में बड़ा ही कम आप लोग बेसिकली यहाँ पर फेयर देकर एक ट्रेवल कर सकते हो हवाई जहाज के अंदर में, और इसमें आप लोगों का ट्रेन के इक्विवेलेंट लगभग किराया पड़ जाता है, अगर वो डिस्टेंस जो है वो आधे घंटे के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग एयरपोर्ट देश के अंदर में जो काम नहीं कर रहे थे उनको भी स्टार्ट किया गया, और इसी के साथ में कई सारे एयरपोर्ट डेवलप किए गए। जैसे बोला गया 148 एयरपोर्ट यहाँ पर अभी चीजें जो है और अच्छे लेवल पर की जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा पहले जहां एयरपोर्ट नहीं हुआ करते थे वहां भी एयरपोर्ट की स्कीम्स आ रही हैं। तो अलग अलग एरिया में डेवलपमेंट चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये अच्छी चीजें हैं आने वाले टाइम में। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग जो है फास्ट लाइफ होती जा रही है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है। आप लोग बताइए किस किस के पास है पासपोर्ट है, मैंने पूछा था पहले भी, और कौन कौन हवाई जहाज में बैठ चुका है या फिर नहीं बैठा है, तो कब तक का टारगेट है बैठने का बताना जरूर। अभी एक मूवी आई थी संजय दत्त की, जिसमें रणबीर कपूर के द्वारा संजय दत्त का रोल प्ले किया गया था। मूवी का नाम क्या था आप लोगों को बताना है, ठीक है। उस मूवी में एक सीन था जब संजय दत्त जो है जिसमें जेल में बैठकर वहां पर बेसिकली रेडियो जॉकी का काम करता है। तो उसी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है कानपुर जेल के अंदर में। 15 अगस्त से यहाँ पर जो प्रिजनर है उनके लिए यहाँ पर रेडियो स्टेशन लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर जो जेल के अंदर में प्रिजनर है वो भी यहाँ पर एक तरीके से रेडियो जॉकी का काम करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर में ये स्टार्ट किया जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इससे फायदा क्या होगा कि देशभक्ति की चीजें भी यहाँ पर जो प्रिजनर है
यानी कि जो जेल में कैदी हैं उनके अंदर डालने की कोशिश की जाएगी। और देशभक्ति की भावनाएं कहीं ना कहीं इंसान को इंप्रूव करने का काम करती है, और इनकी मेंटल कंडीशन को इंप्रूव किया जाए, इसका ये बेसिक पर्पज है। आप लोगों ने सुना होगा किरण बेदी जी ने जब जेल की जेलर थी उनके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम किए गए, योगा शिविर पता नहीं क्या क्या स्टार्ट किए गए। तो कोई इंसान हमेशा गलती से जेल में नहीं जाता है कि उसने कोई गलती की है, कई बार किसी और की गलती से भी इंसान जेल में चले जाते हैं, कई बार पेंडिंग केस चलते रहते हैं तब से जेल में पड़े रहते हैं। तो उनको भी मौका मिलना चाहिए सुधरने का, कि गलती हो गई तो सुधरने का मौका यहाँ पर मिलना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कानपुर के अंदर में, ठीक है। आप लोग कैसा लगा कॉन्सेप्ट, अच्छा है या फिर नहीं, बताइए जरा, ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं। इकोनॉमी के बारे में न्यूज है और बात की जा रही है ट्राई के बारे में, जिसको आप लोग बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम यानी कि जो फोन वाला एरिया है आप लोगों को, उसके बारे में बात की जा रही है, उसको रेगुलेट करने का काम करती है यहाँ पर। तो ट्राई के द्वारा अभी इशू की गई है ड्राफ्ट, जो बेसिकली ड्राफ्ट कंज्यूमर एजुकेशन फॉर द जो कमेंट्स, यानी कि ड्राफ्ट क्या होता है, कोई पर्टिकुलर अगर सिस्टम लेकर आना है तो उसका ड्राफ्ट पहले रखा जाता है कि देख लो भाई साहब सही है या फिर गलत है। तो उसमें यहां पर इसका नाम रखा गया है टेलीकम्युनिकेशन कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो इसको यहां पर क्रिएट किया गया था हालांकि 2017 में, सॉरी 7 में। तो यहां पर अभी यहां पर इसको और अच्छे से आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए। जैसे आज के डेट में आप लोगों को फोन कैसे यूज करना होता है, कई बार क्या होता है हम लोग क्या करते हैं, उल्टे सीधे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। एसएलवी का एप्लीकेशन किस किस ने डाउनलोड कर रखा है पहले तो ये बताइए। एक बच्चा कह रहा है कि सर एप्लीकेशन ही नहीं मिल रहा है मुझे यार देखो कई बार ना आप लोग क्या करते हो, जैसे कि कई बार एक तरीके से मैं आप लोगों को बोलता हूं हमेशा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो लिंक से ही जाकर डाउनलोड करो जो वीडियो के नीचे प्रोवाइड रहता है। एक बच्चे ने पता नहीं कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा, कोई स्टडी लवर के नाम से, ठीक है। स्टडी लवर वीर है एप्लीकेशन का नाम। यार कई सारे फेक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिए जाते हैं, जब भी थोड़ी सी कोई चीज बढ़ती है ना तो उसका डुप्लीकेट करना लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि कोशिश करो कि अगर कोई चीज आप लोग करनी है तो ऑथेंटिक सोर्स से ही जाओ, वरना आप लोगों के फोन में गलत चीज आ सकती है, ठीक है। तो हमेशा टेलीग्राम पर लिंक रहता है, उससे ज्वाइन कर लो या फिर आप लोग, ठीक है। तो यहां पर इससे क्या रहेगा, इससे चीजों को ये प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली किस तरीके से मेंटेन करना है, कैसे ऑडिट करना है चीजों को, और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ट्राई का कॉन्सेप्ट, ट्राई कैसी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये आप लोगों को बताना है। ऐसी न्यूज है जो कि साइंस के साथ साथ में इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रही है यहाँ पर, किसके बारे में, इंडिया और अर्जेंटीना के बारे में। इंडिया और अर्जेंटीना अभी यहाँ पर बायलेटरल एक्सचेंज को तैयार है। बायलेटरल मतलब जब दो देश मिलकर काम करते हैं, ट्राइलेटरल 3, मल्टीलेटरल कई सारे। तो इंडिया और अर्जेंटीना यहाँ पर यंग रिसर्चर स्टार्टअप में पर्टिकुलर फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर में यहाँ पर काम करने के लिए तैयार है। डिसाइड किया कि कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे बातों को कैसे काम किया जा सकता है। और इंडिया 4 अगस्त जो है यहाँ पर, जो इंडिया के अंदर में 4 अगस्त में ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर अर्जेंटीना बायलेटरल रिलेशन के तौर पर बोला जा रहा है कि $6.4 बिलियन देखने को मिल रहा है यहाँ पर व्यापार। अगर आप लोग देखते हो तो यानी कि हम लोग देखो क्या होता है जब भी कोई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कितने अच्छे लेवल पर एक दूसरे के साथ में हम लोग व्यापार कर रहे हैं और किस किस फील्ड में और अच्छे से व्यापार कर सकते हैं। तो 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आज की डेट, सॉरी 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मैं क्या बोल के चला गया, सॉरी 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यहाँ पर इंडिया और अर्जेंटीना आपस में मिलकर अगर आप लोग बात करते हैं तो इसको और अच्छे लेवल पर क्या हम लोग लेकर चल सकते हैं, तो इसी के ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें, दोनों कंट्री में बायलेटरल रिलेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर्सन इन न्यूज में बात करें तो शशि थरूर जी के बारे में बात की जा रही है। तो शशि थरूर जी को यहाँ पर एक पर्टिकुलर अवार्ड मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं तो इनको कंफर्म किया गया डॉक्टरेट फ्रॉम द जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी के द्वारा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से पूछे तो आप लोग याद रख सकते हैं। शशि थरूर जी कांग्रेस के एक लीडर हैं यहाँ पर, ये तो कई बार अपनी इंग्लिश की वजह से जाने जाते हैं, काफी धांसू लेवल की इंग्लिश बोलते हैं, कहते हैं कि अगर कोई इंग्लिश बोले तो शशि थरूर बन रहा है क्या भाई तो वाली बात है। तो डॉक्टर शशि थरूर साहब जो है उनको कंफर्म किया गया ऑनरेरी डॉक्टरेट इंटरनेशनल रिलेशन डिग्री में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से आप लोगों ने इन कई सारी किताबें भी देखी तो काफी एक अच्छे इंपॉर्टेंट ऑथर भी हैं ये, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। तो कई सारे लोगों ने यहाँ पर अटेंड किया ये जो पर्टिकुलर सेरेमनी था, ठीक है। इसी के साथ में ही इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर आज की डेट में, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है कांग्रेस के। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं ये आप लोग बताइए, देखता हूं किस किस को पता है, ठीक है। आइए कौन बनेगा छोटू करोड़पति, क्यूएनए सेशन आप लोग का देखते हैं कौन कौन यहाँ पर चीजों को अच्छे से लेकर चल रहा है। बात की जा रही है सागर समृद्धि के बारे में, तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया ये बताना है। जल, इसी के साथ में यहाँ पर पोर्ट, अर्थ या फिर ओशन, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, एक सेकेंड ये चेंज नहीं किया इधर से, ठीक इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया यहाँ पर बेसिकली अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, ये है मीडिया सम्मान, ठीक है। तो यहाँ पर जल शक्ति, पोर्ट, एक्सटर्नल अफेयर, इंफॉर्मेशन, ये आप लोगों को बताना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि किसके द्वारा, कौन सी कंपनी के द्वारा इनिशिएट किया गया यहाँ पर E27 फ्यूल एथेनॉल ब्लेंडिंग डीजल। तो ये HPCL, IOCL, ONGC या फिर NTPC। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा अभी यहां पर बात की जा रही है, विच इंडियन आर्म फोर्स इज सेट टू प्रोड्यूस ये टैक्टिकल लैंड रेडियो थ्रू द इनोवेशन फॉर द डिफेंस एक्सीलेंस। तो ये नेशनल सिक्योरिटी फोर्स या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर आर्मी। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। CSAT का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोगों को दिया जाएगा, तब तक आप लोग अटेम्प्ट करिए, फिर यहां पर देखेंगे। तब तक यहां पर बात करते हैं किसके बारे में। यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर जो बेसिकली लेक है उसके बारे में, जिसको सोमेरी लेक भी आप लोग बोलते हैं, टी साइलेंट रहता है, ठीक है। तो ये लद्दाख के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये एक वेटलैंड कंजर्वेशन के तौर पर भी जाता है। और हाईएस्ट रामसर साइट अगर वर्ल्ड में कोई बोले आप लोगों से, तो इसका नाम आप लोग यहाँ पर त्रिशोमेरी या फिर शोमेरी लेक के नाम से आप लोग जान से, जैसे यहाँ पर तुसुल लेक को उसको सो लेक के नाम से आप लोग बोलते हैं कई बार थे, तो सोमेरी वेटलैंड कंजर्वेशन आप लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पर ट्विन जो पेंगोंग लेक है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके भी देख सकते हैं, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो ट्विन से बोला जाता है पेंगोंग लेक के साथ में इसको कनेक्ट करके, ठीक है। तो कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, जो कंफ्यूजन होगा वो आप लोग को दूर करना है, ठीक है। आइए कुछ नए शब्द सीखते हैं जो कि आप लोग की इंग्लिश को इंप्रूव करने का काम करेंगे। एक एक शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। पहला शब्द है यहाँ पर डिस्क्वाइडिंग। इसका मतलब होता है बेचैन होने। बेचैन आत्मा आप लोगों ने कई बार सुना होगा कई बोलते हैं ना ये बहुत बेचैन आत्मा है। हर एक ग्रुप में कोई ना कोई फ्रेंड ऐसा होता है जिसको बेचैन आत्मा बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है बर्बरा। ये होता है कुशलता, यानी कि एक तरीके से उत्कर्ष टाइप का आदमी, यानी कि शानदार आदमी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मेंडासिटी, झूठ, यानी कि एक तरीके से किसी चीज के बारे में कुछ ऐसी स्टेटमेंट जो कि मिथ्या है वो झूठ हो, ऐसा बोल सकते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा, वो होगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रम्पेट, ये होता है घोषणा कर देना। जैसे नहीं ट्रम्प थे, वो ट्विटर पर आकर पहले घोषणा कर देते थे, बाद में जो होगा होता रहेगा बहुत ही शानदार आदमी था यार बंदा। किसको पसंद है और कौन चाह रहा है फिर से आना चाहिए वो है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिस्पिक्रेशियस, ये होता है कुसार्ग बुद्धि, यानी कि बुद्धिमान आदमी आप लोग बोल सकते हो। इसका अपोजिट होगा कि जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर। उन्हें बाहुबली मूवी का डायलॉग चलिए ये जो आंसर है इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बी है, पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री का है यहाँ पर ये सागर स्मृति, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या, यह इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पर ये अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस से रिलेटेड है यहाँ पर, तो इसको आप लोग देखते हैं। एक्सप्लेनेशन इनके दे रखे, टेंशन मत लेना। जैसे यहाँ पर HPCL हो गया इसका आंसर, तो ये आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये काम है किसका, इंडियन आर्मी का, तो इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। बाकी कल कई सारे बच्चे बोले थे कि सर अब तक हिस्ट्री स्टार्ट क्यों नहीं किया, अब हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। तो अब कई सारे बच्चे बोले कि सर पहले वो खत्म कर देते। यार चाहिए क्या, पहले मुझे ये तो बता दो क्योंकि टेस्ट सीरीज आप लोग की स्टार्ट होगी, उसके लिए कुछ क्वेश्चन मैंने कहा उसके बनेंगे, तो फिर आप लोग परेशान होंगे। टेस्ट सीरीज में भी दो तरीके की टेस्ट सीरीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो टेस्ट सीरीज वो है जो कि अलग रहेगी कंप्लीटली, जो कि आप लोग की चला करेगी बेसिकली उसी पैटर्न में 9:30 से आप लोग की 11:30 जो आया करेगी, ठीक है। वो जो जैसे एग्जाम के पैटर्न पर आया करेगी। एक टेस्ट सीरीज रहा करेगी आप लोग की, जो एक्स्ट्रा है आप लोग के लिए, वो है कि जो पूरे वीक में डिस्कशन होगा उसका एक टेस्ट हुआ करेगा 40 से 50 क्वेश्चन का पर वीक, ठीक है। तो दोनों चीजें आप लोगों को प्रॉपर लेकर चलनी है ताकि सिचुएशन को आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सको। तो कोई भी डाउट इसके लिए नहीं होना चाहिए। बाकी अच्छे से एंजॉय करिए, कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताना। नेक्स्ट लेक्चर मिल दो, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।